इतनी सारी शील्ड्स देख के हमें वैसे भी पता ही है, तरुण जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और इतनी सारी शील्ड्स देख के वैसे भी जिसको नहीं पता हो, अगर बाई चांस कोई मिस कर गया हो, तो उनको पता चल गया तरुण जी की कैपेबिलिटीज के बारे में। और हमें तो पता ही है कि वो कितने थॉरो हैं और इस यंग एज में उन्होंने कितना इसमें महारत हासिल कर ली है इस टॉपिक के ऊपर। और वी वेलकम गौड़ साहब एज द चेयरमैन हियर। Thank वेलकम you. गौड़ साहब, वेलकम Thank तरुण you. जी। So without wasting much time, I'll invite Tarunji to start his deliberation on this very, very important topic. Kind of a mini budget, I can say, on GST basically. Yeah, So, of course. so welcome, sir. Thank you, Lokesh ji. Thank you, Gaur sir, and thank you, Sumit ji. वेलकम तरुण जी, वेलकम। Thank you. आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। And the important thing is that rightly Lokesh has rightly said that's a mini budget. True, sir. Mini budget on GST. So there is a typical change. और इसमें मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि लोग तो समझ रहे हैं रेट चेंज हुए, लेकिन इम्पैक्ट जो कंप्लायंस का बर्डन है वो ऐसे लोगों पे भी जाएगा जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो सीरियस इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जरा उनको भी आप किसी पॉइंट पे डिस्कस करें। ठीक। थैंक यू। Okay, thank you, Gaur sir. Good afternoon, everyone. And now, without wasting any further time, we will be starting the discussion. So the agenda is to understand the changes brought after the 47th council meeting. So as rightly said by Lokesh sir and Gaur sir, that it is not less than a mini budget. Rather, I should say it is a complete indirect taxes budget. अगर हम सर्विस टैक्स से कंपेयर करें तो सर्विस टैक्स में भी हर साल इतने ही चेंजेस आते थे जितने इस काउंसिल मीटिंग के काउंसिल की मीटिंग में चेंजेस आए। So जो ये पूरा डिस्कशन है, आई हैव डिवाइडेड द डिस्कशन इन 3 कैटेगरीज। मैंने पूरे डिस्कशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। The first category will be where we will understand the changes in rate of taxes of services. हम services के अंदर जो rate change है उसको डिस्कस करेंगे। In second category we will discuss changes in rate of taxes of goods, and last में हम डिस्कस करेंगे procedurally क्या-क्या changes आए। Considering there are many items, so it will not be possible for me to touch upon each and every item for which rate has been changed, but we will try to understand the concept of all these changes. And now, whenever there is a change in rate of tax, the first and the most important provision that we need to understand is Section 14. जब भी कभी GST के अंदर मेरा चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस होता है, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, irrespective of the fact whether it is a supply of goods or it is supply of services, मेरे को सेक्शन 14 को कंप्लाई करना मैंडेटरी होता है। तो पहले हम समझेंगे सेक्शन 14 क्या कहता है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और वो एक जनरल रूल है, वो सब जगह अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर पे अप्लाई करेगा, एक्स पे नहीं करेगा, या प्रोडक्ट ए पे करेगा प्रोडक्ट बी पे नहीं करेगा। सेक्शन 14 इज अ जेनरिक रूल व्हिच अप्लाई अक्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। तो सेक्शन 14 बोलता है दैट इन अ सप्लाई ट्रांजैक्शन, जब हम जीएसटी के अंदर एक सप्लाई की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, देन देयर आर 3 आइडेंटिफाइड इवेंट्स। एक ट्रांजैक्शन के अंदर 3 इवेंट्स होती हैं। पहली इवेंट होती है जब इनवॉइस इशू होता है। ऐसा नहीं है कि पहली इवेंट इनवॉइस ही होगी, दीज आर द 3 इवेंट्स, इसकी सीक्वेंसिंग कुछ भी हो सकती है। तो एक इवेंट होती है इनवॉइस का इशू होना, सेकेंड इवेंट इज उसकी पेमेंट आना, दैट इज कंसिडरेशन रिसीव करना, एंड द थर्ड इवेंट इज एक्चुअल सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और एक्चुअल सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस। यानी 3 इवेंट है, एक इनवॉइस है, एक कंसिडरेशन है और एक एक्चुअल सप्लाई है। मैंने सर्विस दे दी, मैंने गुड्स दे दिए, काम कंप्लीट हो गया, दैट इज माय कंप्लीशन ऑफ गुड्स, दैट इज माय सप्लाई। सो अगर इन 3 इवेंट्स में से कोई भी 2 या 2 से ज्यादा इवेंट 18 जुलाई से पहले फॉल करती थी, तो मेरे पे पुराने टैक्सेस ही लगेंगे। और अगर मेरे 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स 18 जुलाई या उसके बाद पड़ रहे हैं, तो मेरे पे न्यू टैक्सेस लगेंगे। बहुत सिंपल वर्ड में सर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आपका एक प्रोडक्ट मान लेते हैं, ये पेन की बात करते हैं, इसका रेट चेंज कर एज्यूम करते हैं कि हो गया 18 जुलाई से, लेकिन मैंने इसका एडवांस पहले ले लिया था
और मैंने इसका इनवॉइस भी काट दिया था, मैंने इसका एडवांस भी ले लिया था, मैंने इसका इनवॉइस भी काट दिया था, लेकिन सप्लाई नहीं करी थी, देन इन दैट केस इसके ऊपर ओल्ड रेट ही लगेगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, मैंने एडवांस तो ले लिया था लेकिन ना मैंने सप्लाई करी, ना मैंने इनवॉइस रेज किया, तब इसके ऊपर मेरे को न्यू रेट देना पड़ेगा। तो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, हमें क्या चीज देखनी है, हमें 3 इवेंट्स देखनी है। मैंने इनवॉइस कब रेज किया है, मैंने कंसिडरेशन कब रिसीव करी है, और लास्टली मैंने एक्चुअल सप्लाई कब कंप्लीट करी है। क्या वो 2 से ज्यादा इवेंट 18 जुलाई से पहले हो गई थी? यस, ओल्ड रेट। अगर 18 जुलाई के बाद हो रही है तो मुझे न्यू रेट लगेगा। तो दिस इज द थंब रूल दैट वी हैव टू फॉलो एंड इट इज डिराइव्ड थ्रू सेक्शन 14 ऑफ द GST Act. And now I will be using my screen just to make sure that everyone is in the loop. So now we are starting with the part A of our discussion. तो जो सबसे पहला चेंज आया है वो आया है सर्विसेज के अंदर। जब मैं बात करता हूं तो इट इज इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। सो ओरिजिनली हमारे यहाँ पे जो रेट्स थे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के अंदर भी मल्टीपल रेट्स थे। वी हैड द रेट ऑफ 5%, 12% एंड 18%। जब ओरिजिनली GST आया था तो 5, 12 और 18 3 रेट्स के अंदर था। फिर रियल एस्टेट के अंदर चेंजेस आए अप्रैल 2019 ऑनवर्ड्स, तो उसके अंदर रियल एस्टेट की कुछ कैटेगरीज डिवाइड हो गई और रेट्स थोड़े से और चेंज हो गए। 5% का विदाउट ITC वाले रेट्स, 3% रेजिडेंशियल, ऐसे करके बहुत सारे रेट्स उसमें डिवाइड हो गए। तो मैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को अभी इग्नोर कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की। तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए क्या हो गया था कि कुछ जगह पे अगर मैं गवर्नमेंट को वो सर्विसेज दे रहा था, या वो जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज थी वो पब्लिक यूटिलिटी के लिए थी, फॉर एग्जांपल ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा, या तो मैं गवर्नमेंट को दे रहा था या फिर वो एक पब्लिक यूटिलिटी के लिए कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जैसे रोड्स, डैम्स होते थे। उन केसेस में पहले जो टैक्स रेट था इट वाज 12%, नाउ द टैक्स रेट हैज बीन अमेंडेड टू 18%। तो पहले जहां पे 12% लगता था अब 18% लगता है। बीच में एक चेंज आया था कि अगर मैं गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहा हूं तो रेट 18 पहले ही हो गया था। अब irrespective of whether it is a governmental authority or it is government as such, my tax rate will be 18%. 2 कैटेगरीज उसमें अर्थ मूविंग वाली थी जिनका टैक्स रेट 5% था, उसको भी उठा के 12% पे लेके आ गए। तो नाउ ऑल दी सर्विसेज are either chargeable to tax at the rate of 12% or 18%. Works contract, if it is a pure works contract, अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, then there is no exemption also. सारे जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं those are taxable. प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ कंस्ट्रक्शन के अंदर एग्जेम्प्ट है, बट प्रॉपर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जिसमें गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, then these are not exempt. एक 2 एक्सेप्शंस हैं, उसको मैं लिंक नहीं कर रहा हूं, बट एक जनरल रूल, एक कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बात करूं, सो ऑल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज आर नाउ चार्जेबल टू 18%. अगर वो अर्थ मूविंग के रिलेशन में है देन द टैक्स रेट इज 12%. अब इसके अंदर एक जो सेक्शन 14 का इंप्लीकेशन है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. मैंने कंस्ट्रक्शन का एक एडवांस था, मैं गवर्नमेंट के लिए रोड्स बना रहा था, मेरे को एडवांस आ गया था से 2018 में, तब इसका टैक्स रेट कितना था? 12%. से एज्यूम करते हैं 10 साल लगने हैं उसको बनने में या 5 साल लगने हैं, तो मैंने ऑलरेडी जब एडवांस रिसीव हुआ मैंने 12% पे कर दिया। 18 जुलाई तक कुछ सर्विसेज में एग्जीक्यूट करके कुछ एडवांस को अपोर्शन भी कर चुका हूं, तो 12% पे एडवांस था, 12% पे कुछ अपोर्शनमेंट हो गई। लेकिन 18 जुलाई को कुछ ऐसा अपोर्शन है जिसकी ना आज तक सप्लाई हुई है, ना आज तक मैंने इनवॉइस रेज किया, ना सप्लाई हुई है, ना इनवॉइस रेज किया है। सर इस कैटेगरी के अंदर आप ऑलरेडी 12% का टैक्स दे चुके हो, लेकिन फिर भी आपको 6% का एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी अब मैं जब इनवॉइस बनाऊंगा मैं 18% का बनाऊंगा, जब मैं एडवांस की एडजस्टमेंट करूंगा वो 12% पे होगी,
ऑटोमेटिकली 6% का मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। सर ये तो सिंपल केस हो गया क्योंकि एडवांस था, मैंने कभी इनवॉइस बनाया ही नहीं था। एक और केस भी हो सकता है। क्या केस हो सकता है? सर मैंने इनवॉइस पहले बना दिया था, 18% लायबिलिटी भी डिस्चार्ज कर दी थी, तो सॉरी 12% लायबिलिटी भी डिस्चार्ज कर दी थी, लेकिन ना तो मेरे को कोई पेमेंट आई थी, ना ही मैंने कोई सप्लाई करी थी। 3 इवेंट्स हैं, 2 पहले हो जाती तो क्वेश्चन खत्म होता। यानी मैंने क्या किया, सिर्फ इनवॉइस बनाया, उस पर 12% पे करा, बट ना ही मैंने उसकी टैक्स की पेमेंट कंसिडरेशन दी, ना ही एक्चुअल सप्लाई हुई। अब मैं क्या करूंगा सर, मैंने ऑलरेडी उसको 12% पे रिपोर्ट करके टैक्सेस पे कर दिए। देन वी विल हैव टू इशू अ डेबिट नोट ड्यू टू चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस फॉर 6%। 6% का मैं टैक्स रेट का चेंज का डेबिट नोट बनाऊंगा और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करूंगा। यानी as professionals also it is very important for us to understand, जहां पे contractual nature है, बड़े contracts हैं, वहां पे section 14 की implications will be very high. So with effect from 18 जुलाई हम लोगों को ensure करना है कि वो सारी चीजें properly उसमें accumulate हो जाए। तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड कैटेगरी, दैट इज होटल अकोमोडेशन। सो होटल अकोमोडेशन के अंदर अर्लियर वी हैड 3 कैटेगरीज। पहले हमारे पास 3 कैटेगरी थी। सबसे पहली कैटेगरी थी लेस देन 1000 रुपीज और अप टू 1000 रुपीज। फिर एक कैटेगरी थी 1000 टू 7500 और थर्ड कैटेगरी थी 7500 एंड अबव। वी हैड 3 कैटेगरीज, up to 1000, 1000 to 7500 and above 7500. Up to 1000 was exempt from GST. 1 to 75 was chargeable at the rate of 12% and above 7500 was chargeable at the rate of 18%. चाहे टैक्स 12% लगता था या 18% लगता था, ITC कंप्लीट मिलता था। अब उन्होंने वो एग्जेम्पशन को रिमूव कर दिया है। irrespective of the value, either it will be chargeable to 12% or 18%. segregation है 7500। अगर 7500 से ज्यादा का रेंट है तो 18%, 7500 से कम का रेंट है तो 12%, लेकिन अब हर केस में टैक्सेबल होगा। वो जो 1000 रुपए वाली लिमिट थी वो हट गई। थर्ड कैटेगरी इज ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय रोपवे। तो हम कई बार कुछ हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं जहां पे हम देखते हैं कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए वी आर यूजिंग रोप वे। जैसे मनसा देवी वगैरह हो गए, या बहुत सारी जगह पे अब वैष्णो देवी पे भी है, स्टार्ट हो गए जो ट्रामवेज वगैरह। तो दैट इज बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय रोप वे। तो अर्लियर इट वाज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18% विद ITC। पहले उस पे 18% और विद ITC देना पड़ा था। नाउ द टैक्स रेट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 5%, बट दे हैव आल्सो टेकन आउट द क्रेडिट्स ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स। सर जब भी मैं ITC की बात करता हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट्स की बात करता हूँ, तो मेरे 3 कैटेगरीज में क्रेडिट होता है। इनपुट्स यानी जो मेरे नॉर्मल रॉ मटेरियल हो गया या कंज्यूमेबल गुड्स हो गए। दूसरे कैपिटल गुड्स जिनको मैं कैपिटलाइज करता हूं, मेरे फिक्स्ड एसेट्स के नेचर रखते हैं। और तीसरा इनपुट सर्विसेज। इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज। दे हैव सेड कि आपको इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एक क्रेडिट मिलेगा इनपुट सर्विसेज का, एंड द टैक्स रेट विल बी 5%। फोर्थ चेंज, अब ये सर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चेंज है और अच्छा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है GTA के रिलेशन में। सर पहले हम बात करते हैं कि अप टू 17 जुलाई 2022 2 चीजें होती थी। या तो GTA कुछ सर्विसेज देता था, उस पे वो कोई टैक्स चार्ज नहीं करता था, तो ऑटोमेटिकली अगर रेसिपिएंट जो है वो स्पेसिफाइड लिस्ट में कवर होता था, जिसमें और मोर और लेस सारे रजिस्टर्ड पर्सन कवर होते थे, तो वो रेसिपिएंट जो है उसको RCM पे टैक्स पे करना होता था, और जो टैक्स उसने RCM में पे किया उसका क्रेडिट मिलता था। आई एम रिपीटिंग अगेन। 17 जुलाई 2022 तक क्या होता था, या तो GTA क्या करता था, वो टैक्स ही नहीं लगाता था। तो जिसके पास GTA का इनवॉइस जाता था, बिल्टी जाती थी, वो खुद RCM पे टैक्स पे करता था और क्रेडिट लेता था। या GTA क्या करता था, 12% का टैक्स लगाता था और उसके ऊपर क्रेडिट्स लेता था, और सामने वाले को भी 12% का क्रेडिट मिलता था। बट 18 जुलाई के बाद उन्होंने बोल दिया
कि इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है, कई जगह पे कुछ मिक्स एंड मैचेस हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करते हैं। और स्ट्रीमलाइनिंग के लिए उन्होंने क्या बोला, पहले तो जीटीए को डिसाइड करना है, या तो वो फॉरवर्ड चार्ज में रहे या वो रिवर्स चार्ज में रहे। यानी अब जीटीए को डिक्लेयर करना है। अगर उसको फॉरवर्ड चार्ज में आना है तो वो एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा डिपार्टमेंट के पास, और वो डिक्लेरेशन फाइल करने की जो लास्ट डेट है 22-23 के लिए, इट इज 16 अगस्त 2022। तो डिक्लेरेशन बहुत सिंपल है, देन मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेस पे करूंगा फ्रॉम 18 जुलाई, तो मैं 16 अगस्त तक वो डिक्लेरेशन फाइल कर सकता हूं। फ्रॉम 23-24 ऑनवर्ड्स, साल के शुरू होने से पहले मुझे 15 मार्च तक वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है। यानी बाकी सारे सालों में साल स्टार्ट होने से पहले मुझे ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है। सिर्फ करंट ईयर के अंदर दे हैव गिवन अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ कि आप 16 अगस्त तक इसको फाइल कर सकते हैं। तो अगर तो उसको ऑप्शन फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना है, तब ये एफिडेविट फाइल होना है, तब ये डिक्लेरेशन फाइल होना है। अगर उसको आरसीएम में कंटिन्यू रहना है तो कोई डिक्लेरेशन नहीं करना। सो नॉट फाइलिंग ऑफ एनी डिक्लेरेशन मींस द जीटीए विल रिमेन अंडर द कैटेगरी ऑफ आरसीएम। और जैसे ही डिक्लेरेशन फाइल होता है, इसका मतलब क्या है, ही इज इन द कैटेगरी ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। तो अब जीटीए डिसाइड कर रहा है कि मैं या तो फॉरवर्ड चार्ज में हूं या रिवर्स चार्ज में। उसकी रीजन अपनी है, वी विल ट्राई टू डिस्कस दोस रीजंस आल्सो कि व्हाई दिस चेंज वाज ब्रॉट इन। तो पहले हम समझते हैं कि चेंज क्या था। तो अब क्या हो गया, अब जीटीए ने डिसाइड किया कि मैं तो रिवर्स चार्ज नहीं रहूंगा, मैंने कोई डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया। तो अब रेसिपिएंट्स को कंटिन्यू करना है आरसीएम पे करना, और उनको उसका क्रेडिट भी मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर जीटीए कोई डिक्लेरेशन फाइल नहीं करता, इट मींस ही इज इन द कैटेगरी ऑफ रिवर्स चार्ज, यानी रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज पे टैक्सेस पे करेंगे, उनको जो आरसीएम में टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर जीटीए डिसाइड करता है कि नहीं, मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा, मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा, तो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए। कौन से दो ऑप्शन आ गए, एक आ गया 5% विद नो आईटीसी, और दूसरा आ गया 12% विद आईटीसी। यानी अब जीटीए बोल सकता है मैं 5% चार्ज कर रहा हूं, मैं कोई आईटीसी नहीं लूंगा, मैं 12% चार्ज कर रहा हूं, मुझे आईटीसी मिलेगा। एंड टू माय अंडरस्टैंडिंग ये दोनों रेट्स अब वो साइमल्टेनियसली सप्लाई लेवल पे डिसाइड कर सकता है। यानी अगर मैं जीटीए हूं, मेरे पास सुमित जी आए, मैं उनको बोल दूं मैं आपको 5% विदाउट आईटीसी पे दूंगा, लोकेश सर मेरे पास आए, मैंने उनको बोला मैं आपको 12% विद आईटीसी दूंगा। वैसे एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, एक्चुअल में उल्टा होगा। मेरे पास, मैं तो बोलूंगा मुझे तो आईटीसी चाहिए, तो मैं तो हमेशा कौन सा रेट लगाऊंगा, 12% का लगाऊंगा। लेकिन सुमित जी ने बोला यार मैं तुम्हें 12% दूं। उसके बाद मैं रिस्क पे चला गया कि कल को तुमने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो मेरा 12% की दिक्कत है, मुझे क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारे पे चला जाता हूं। 5% में मेरा रिस्क कम हो जाता है, 5% में मेरा रिस्क कम हो जाता है कि चलो 7% तो मेरा रिस्क कम हो गया, मेरे को तो क्रेडिट मिलना ही मिलना है, तो मैं तुम्हारे क्रेडिट का क्या करूंगा। तो अब क्योंकि मैं फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आ गया हूं, तो मेरे 5%, अब मैं सुमित जी को जाने तो नहीं दूंगा, उनको मैं बोलूंगा नहीं सर रहने दीजिए, मैं आपको 5% विदाउट आईटीसी पे बिलिंग कर दूंगा। तो मेरे को रूल 42, रूल 43 जो कॉमन क्रेडिट्स की अपोर्शनमेंट होती है उसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट मैं बिजनेस लूज नहीं करूंगा। आज क्या सिचुएशन हो रही थी, अगर मैं 12% वाले में चला जाता था तो सुमित जी जैसा केस जब मेरे पास आता था, यार मैं 12% तुम्हें क्यों दूं, मैं अपने आप 5% दे दूंगा। अब वो चीज खत्म होती जाएगी, और ये 5% पे दे दूंगा, ये किनको दिक्कत आती थी, जब रेसिपिएंट्स को फुल क्रेडिट नहीं मिलता था। आप एक ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हो जो एग्जेम्प्ट है, यानी आपको तो क्रेडिट मिलना नहीं, मैं 12% लगाऊंगा तो आपका 12% का लॉस, मैं 5% लगाऊंगा आपका 5% का लॉस। आप मेरे से क्या फाइट करोगे यार, 5% लगा दो, मैं आरसीएम में पे करूंगा। तो जीटीएस को एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि जहां पे उनके कस्टमर्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज में डील कर रहे थे वहां पे इशू आ रहा था। अब वो सारे केसेस को यहाँ पे कहीं ना कहीं पे उन्होंने कैप्चर कर लिया, और जब हम रेट नोटिफिकेशन में भी जाते थे तो कई जगह पे ये जीटीएस को एग्जेम्प्ट किया, अगर एग्जेम्प्ट कमोडिटी डील हो रही है तो वो एग्जेम्प्ट भी था, बट कई जगह पे इश्यूज आ रहे थे। तो अब गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई, जीटीए खुद करे, 5% भी कर सकता है, 12% भी कर सकता है। डेफिनेटली जो अब फॉरवर्ड चार्ज में जाके दोनों रेट्स को साइमल्टेनियसली यूज करेगा उसका काम बढ़ जाएगा, प्रोफेशनल्स का काम बढ़ेगा ऑब्वियसली।
उनको रूल 42, रूल 43 के इम्प्लीकेशंस को यहाँ पे देखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं हमेशा क्लाइंट्स को भी एडवाइस करता आया हूं, मैं आज भी यही एडवाइस करूंगा, सर आपके पास इंडिया की पूरी जुरिस्डिक्शन है, आपके पास 29 स्टेट्स प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज विद जुरिस्डिक्शन है, यानी 31 स्टेट्स हैं और बाकी आपकी 5 यूनियन टेरिटरीज अलग है। अगर मुझे करना भी है तो मैं ये क्यों ना करूं कि भैया इस कैटेगरी, मैंने जहां पे सारे के सारे मेरे आरसीएम वाले केसेस है उनको एक स्टेट में रजिस्टर कर लूं, 12% वालों को मैं एक दूसरी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेके वहां से सप्लाई कर दूं, यानी मल्टीपल स्टेट की रजिस्ट्रेशन लेके मैं अपने कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस कर सकता हूं। When I say compliance burden, it does not mean filing of return. Filing of returns increase हो जाएगी, लेकिन complications reduce हो जाएंगी। एक जगह पे मुझे पता है मैं आरसीएम में पे कर रहा हूँ, सामने वाला पे करेगा। सुमित जी वाला केस है, इनको दिल्ली से बिलिंग करनी है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली से साइन कराएंगे। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि मेरे को आप पे डिपेंडेंट नहीं होना, मैं खुद आरसीएम पे करूंगा। लोकेश जी या नहीं जी मेरे को तो पूरा क्रेडिट दोगे, 12% दोगे, मैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके बैठा हूँ, या मैं कंट्रोल कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनको दिल्ली से बिलिंग कर दो। तो मल्टीपल स्टेट्स को आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाएगी। तो टू समराइज, with effect from 18 July, GTA can either be under forward charge or under reverse charge, और forward charge में भी वो 5% और 12% के रेट्स को simultaneously यूज कर सकता है। Moving ahead, फिफ्थ कैटेगरी का चेंज सिमिलर है जो अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय रोपवे किया था। जो पैसेंजर का था कि अगर किसी हिल स्टेशन में एक हिल से दूसरे हिल पे जाने के लिए कोई रोपवे यूज हो रहा है, तो सिमिलरली अगर कोई गुड्स भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने सेम रेट बोला है, 5% विद ओनली आईटीसी ऑफ सर्विसेज। इनपुट्स कैपिटल गुड्स का नो क्रेडिट, सिर्फ आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विसेज विल बी अवेलेबल। तो थर्ड और फिफ्थ ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिक्स कैटेगरीज अगेन वेरी सिंपल, इट इज कि अगर कोई गुड्स कैरेज है जिसके अंदर फ्यूल की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, तो पहले उस पर टैक्स रेट लग रहा था 18%, अब उन्होंने उसका टैक्स रेट कर दिया 12%। आईटीसी में कोई चेंज नहीं। सिंपल वर्ड्स में, मैं क्या करता था, आपकी ना रेगुलरली एक जगह से दूसरी जगह माल जाता था, आपने बोला तरुण मेरे को ना एक ट्रक भेज दो जिसमें पेट्रोल का फ्यूल उसी में होना चाहिए, सब कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए, आप मेरे से 12 रुपए पर किलोमीटर ले लेना। तो मैं आपको जो रेट दे दिया 12 रुपए किलोमीटर दे दिया, काम खत्म। उसमें फ्यूल का रेट भी इंक्लूडेड है। आपने महीने में 500 किलोमीटर गाड़ी चलाई, मैंने चलाया 500 इंटू 12 रुपए, मेरा इतना बिल बना, उसके ऊपर अब मुझे 18% जीएसटी चार्ज करना। यानी जब मैं आपको पूरा का पूरा व्हीकल रेंटिंग पे दे देता हूँ तो उसका रेट जो है वो 18% से उठ के कम होके 12% विद आईटीसी में है। एंड दिस रिडक्शन इज बिकॉज कि उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, एंड दैट एलिमेंट इज नॉट अंडर द जीएसटी रिजीम, क्योंकि वो जीएसटी से बाहर है, उसके ऊपर ऑलरेडी वैट लग रहे हैं। तो कैस्केडिंग को किसी तरह से थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए इस टैक्स रेट को रिड्यूस किया है टू 12%। सेवेंथ कैटेगरी में कोई चेंज नहीं है। सपोर्ट सर्विसेज, एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अंदर अगर कोई भी सपोर्ट सर्विसेज है तो उसकी चार्जेबिलिटी पहले भी 18% थी, अभी भी 18% है, लेकिन जो ऊपर जीटीए में चेंज आया उसकी वजह से इसकी थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर में चेंज हुआ है। बट सिंपल वर्ड्स में, अगर मैं जीटीए के साथ सपोर्ट सर्विसेज दे रहा हूं तो कॉम्पोजिट सप्लाई बनेगी, मेरी मेन सप्लाई जीटीए की होगी। लेकिन अगर मैं सपोर्ट सर्विसेज इंडिविजुअली दे रहा हूं देन उसका जो टैक्स रेट पहले भी 18% था, आज भी 18 है। पहले भी आईटीसी मिलता था, आज भी आईटीसी मिलेगा। इसका एग्जांपल क्या होगा सर? इसका एग्जांपल सिंपल है सर, लोडिंग अनलोडिंग। मैंने एक हायरिंग एजेंसी रखी हुई है जो सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग करती है, एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन नहीं करती है। देन दीज आर सपोर्ट सर्विसेज इन ट्रांसपोर्टेशन, या वो सिर्फ पैकिंग करती है। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए सपोर्ट सर्विसेज, एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ना करके उस ट्रांसपोर्टेशन को असिस्ट कराने वाली सर्विसेज इस कैटेगरी में कवर होती है। Sir, 8th category is again a very limited use category, जहां पे वो बोलते हैं कि जो चिट फंड वाले कैटेगरी होती है, तो अगर कोई फोरमैन चिट फंड को सर्विसेज दे रहा है, then the tax rate earlier was 12%, now it has been increased to 18%, और अब उनको कंप्लीट आईटीसी भी मिलेगा। पहले सिर्फ इनपुट सर्विस का मिलता था, अब सारा आईटीसी भी मिलेगा।
तो क्योंकि इसका लिमिटेड यूज है, मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी जॉब वर्क सर्विसेज। सर ये जॉब वर्क सर्विसेज में 3 कैटेगरीज के रेट को उठा के 5% से 12% किया गया। एंड द रीजन एंड द ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द टैक्स रेट इज टू मेक श्योर जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के इश्यूज क्रिएट हो रहे थे वो यहां से बाहर हो जाए। पहले ये लोग, ये जॉब वर्कर क्या कहते थे कि ये हमारी सप्लाई का रेट 5 है, हम जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं इन सप्लाई के लिए उसका टैक्स रेट 12% बन रहा है, 18% बन रहा है, हमारे पास क्रेडिट लाइन अप हो रहा है। आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर रहा था। उस चीज को कंट्रोल डाउन करने के लिए उन्होंने 3 कैटेगरीज में, और तीनों कैटेगरीज को जब मैं बोलूं तो इसको भी 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लेदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स और क्ले ब्रिक्स वाले प्रोडक्ट, या क्ले ब्रिक्स रादर। इन दोनों के अंदर अगर मैं कोई जॉब वर्क कर रहा हूं तो मेरा टैक्स रेट 5 से उठ के 12 चला गया। सर 10th जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। अगेन इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हॉस्पिटल्स वी हैव टू सी। तो पहले क्या होता था, अगर मैं किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता था तो ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एडमिशन, क्योंकि मेरा एक ट्रीटमेंट हो रहा है मैं तभी तो हॉस्पिटल में गया हूँ, तो जितनी भी सर्विसेज होती थी इंक्लूडिंग दिस रूम रेंटल, ऑल वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। मेरे को कोई जीएसटी नहीं लगता था, मेरा पूरा एग्जेम्प्ट था। बट नाउ दे हैव सेड कि अगर वो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू और एनआईसीयू यानी जो सीरियस केसेस हैं उनको छोड़ दीजिए, सीरियस केसेस जहां पे हम एडमिट करते हैं उनको हटाने के बाद बाकी बचे हुए रूम्स में अगर हॉस्पिटल या क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट 5000 या उससे ज्यादा का रूम रेंटल लेता है तो उनको 5% आईटी 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा और कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन इशू ये आया कि सर ये तो जब मैं उसमें एडमिट होता हूं तो कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट बनेगा, तो उन्होंने एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में जाके भी इसको कार्व आउट कर दिया कि भाई टोटल रूम, जो टोटल आपकी हेल्थ केयर सर्विस है उसमें से अगर रूम रेंटल 5000 से ऊपर का है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, बाकी पूरी सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेगी। यानी उन्होंने रेट नोटिफिकेशन में नई एंट्री डाली, इसका टैक्स दे दिया 5%, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में एक्सेप्शन कार्व आउट कर दिया। अब इसको समझिए सर, अगर मैं हॉस्पिटल हूं और मैं ये 5% का आईटीसी आगे नहीं पास ऑन, मतलब बर्डन नहीं पास ऑन करना चाहता हूं, तो इट इज वेरी सिंपल फॉर मी। मेरे को क्या करना है, मुझे एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाना है विदाउट सैग्रीगेटिंग द medicines used, the room rental, the healthcare services, the doctor charges, XYZ charges। मैं ये बोल दूं मेरा इस पूरे का काम का जो चार्जेस हैं इट इज सिर्फ 1 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो जैसे ही मैं ये करूंगा अब वहां पे कहीं पे सैग्रीगेटेड नहीं है और कोई डीमिंग फिक्शन से इस सैग्रीगेशन को बाहर नहीं किया जा सकता है, देन द इंटायर अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर उन्होंने लाइन आइटम दे दी कि डॉक्टर विजिट के इतने, मेडिसिन के इतने, XYZ के इतने, रूम के 7000 पर डे, तो वो 7000 रुपए के ऊपर अब हम लोगों को जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो आई हैव नॉट सीन दी लेटेस्ट प्रैक्टिस कि इसमें क्या अभी हॉस्पिटल्स में स्टार्ट किया, बट टू माय अंडरस्टैंडिंग दे शुड ट्राई एंड क्लब द रूम रेंटल विद अदर सर्विसेज। बट अगेन सर आज की डेट में हॉस्पिटल्स में एक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग भी होता है, सो कंसिडरिंग दैट कि उनको चार्जेबिलिटी करना आसान होता है अगर 50 हेड होते हैं, और अगर एक ही हेड में होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट टू आस्क और डिफिकल्ट टू इंक्रीज द वैल्यू। तो वो एक इशू है जो एज अ बिजनेस एंटिटी दे हैव टू टेक, बट एज अ हॉस्पिटल इट इज बेटर कि एंड कस्टमर एंड पेशेंट को जीएसटी का इम्पैक्ट ना ही जाए, स्पेसिफिकली इफ दे कैन क्लब द इंटायर अमाउंट इन अ सिंगल हेड। 11th कैटेगरी इज कि जो सर्विसेज बायो ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट थी, now they will be chargeable to GST at the rate of 12%, earlier it was exempt। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर दिया है और उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी बंदा बायो ट्रीटमेंट और डिस्पोजल करता है बायोमेडिकल वेस्ट का, तो वहां पे जो टैक्स रेट होगा इट विल बी 12%, अर्लियर इट वाज exempt, now it will be 12% and with ITC।
तो ये पहली जो 10 कैटेगरीज थी और 11 भी अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे टैक्स रेट में चेंजेस आए। अब जो हम कैटेगरीज डिस्कस करेंगे यहाँ पे मोर और लेस क्या हो रहा है, जो मेरी एग्जेम्पशंस थी वो विड्रॉ हो रही है। तो सबसे पहले एग्जेम्पशन विड्रॉ हुई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए। उन्होंने बोला आज जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो जब स्पीड पोस्ट करता है, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट करता है, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस देता है, एजेंसी सर्विसेज की सर्विसेज देता है, तो वो एक स्पीड पोस्ट का कंपैरिजन आपके किसी और जो स्पीड पोस्ट की सर्विसेज देता है, DHL वगैरह हो गया, एक्सप्रेस कोरियर हो गए, आप उनके कंपैरिजन में देखो तो वो भी तो वही कर रहा है। तो वहां पे भी जो ऑब्जेक्टिव है वो अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ना रह के वो एक बिजनेस एंटिटी वाला काम करे। लाइफ इंश्योरेंस अगर ICICI HDFC अगर GST पे कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी पे करेगा। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को पार पे ले आए कि अगर सिमिलर ट्रांजैक्शन कोई बिजनेस एंटिटी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कर रही है और वो GST पे कर रही है, तो सेम सर्विसेज अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देगा तो उसको भी GST पे करना पड़ेगा। इनमें उन्होंने एक्सेप्शन रख दिया कि अगर कोई पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट जो एक छोटे एनवेलप में जिसका वेट 10 ग्राम से कम है वो आज भी एग्जेम्प्ट रहेंगे। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस उन्होंने RCM नोटिफिकेशन में भी कर दिए कि वहां पे पहले जहां पे RCM था, एग्जेम्पशन थी, उसकी वजह से कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस वहां पे भी हो गए। अब मोर और लेस ऑल दी सर्विसेज विल बी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही इन सर्विसेज के ऊपर टैक्सेस को पे करे। अब 13th कैटेगरी है सर, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, जो कि सबसे ज्यादा डिस्कस्ड कैटेगरी नाउ, मतलब एज ऑफ नाउ, जिसको हम लोगों ने इतना थ्रेडबियर कर दिया है कि कहीं ना कहीं पे मुझे भी जिस दिन ये कानून आया था मैंने इसको पढ़ा था, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद दैट अंडरस्टैंडिंग। बट फिर कुछ क्वेरीज आई, थोड़ी सी डेवलपमेंट हो रही, अब इतनी सारी क्लैरिफिकेशन इतने लोगों ने इशू कर दी है एंड ऑब्वियसली मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, तो उससे ना ये चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है। इतनी ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस कैटेगरी को डिस्कस करने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है टैक्सेबिलिटी, कौन सा टैक्स पे करना है, IC करना है और कब पे करना है। एक है कब पे करना है और कितना, कौन सा CS करना है या I करना है, वो करना है। दूसरा है एक्चुअल में चेंज क्या है। तो पहले क्या होता था, अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस तो मेरा वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस एग्जेम्प्ट था। अब क्या हो गया सर, अब मेरे को देखना है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। सप्लायर का स्टेटस नहीं चाहिए मुझे, सप्लायर रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड। वेदर द recipient of service, that is the tenant of service, whether he is registered, yes, RCM will apply। अभी सर उसके पर्सनल उसने लिया वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी लेट अस नॉट रन इनटू द क्वेरीज, मेरे को बहुत सारी क्वेरीज हैं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम वन बाय वन, लेकिन अभी पहले कॉन्सेप्ट में आते हैं। यानी पहले देखना है RCM आया किस पे। तो इफ द रेसिपिएंट, इफ द टेनेंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, then only RCM will apply। मेरे को ये नहीं देखना कि सप्लायर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं सर्विसेज ले रहा हूं, मैं टेनेंट हूं, मुझे RCM पे करना। और अगर मैंने रेजिडेंशियल बिल्डिंग ली और मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो मेरा क्या GST में कुछ लेना देना होगा? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं करना है। सामने वाले का क्या होगा, वो देखेगा कि मैंने सर्विसेज दी हैं रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, तो वो एग्जेम्प्ट है। अब मैं बात कर रहा हूं पहले केस में, मैंने क्या चेक किया कि सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, हाँ, तो RCM है, मैंने सब कुछ बंद कर दिया। अब सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, नाउ द टेनेंट इज अनरजिस्टर्ड। अब मैं सप्लायर के ऊपर आ गया। सप्लायर या तो रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड, अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड है वो कैटेगरी भी बाहर हो गई। अब सप्लायर रजिस्टर्ड है, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। तो अगर रेंटिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस ही हो रही है, मतलब रेजिडेंशियल को रेजिडेंशियल यूज ही कर रहे हो, तो वो सप्लायर के पॉइंट से एग्जेम्प्ट।
रेंटिंग फॉर एनी अदर पर्पसेस वो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, आरसीएम, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम, अगर सामने अनरजिस्टर्ड है और सप्लायर रजिस्टर्ड है तो अगर कमर्शियल यूज हो रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज है। बस दो ही केस में टैक्सेबिलिटी है और किसी केस में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं। दो केसेस क्या है? आरसीएम टैक्सेबिलिटी इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, फॉरवर्ड चार्ज टैक्सेबिलिटी इफ द सप्लायर इज रजिस्टर्ड एंड द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। तो सबसे पहले तो मुझे ये असरटेन करना है कि भैया क्या मेरी बिल्डिंग का यूज है, क्या सामने वाला रेसिपिएंट है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे क्या टैक्सेस पे करना, क्या टैक्स लायबिलिटी आ रही है नहीं आ रही। अब सेकेंड इश्यू आता है कि मेरे को टैक्सेस कौन से पे करने, आई पे करना है या C+S करना है। सर इसके लिए भी सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि चार्जेबिलिटी क्या होती है। सेक्शन 9 ऑफ द जीएसटी एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 सबसेक्शन, 9(1) to 9(5). सेक्शन 9(1) के अंदर चार्ज क्रिएट होता है that in case there is any supply, intrastate supply of any goods or services or both, then GST will be applicable and the tax will be paid by the taxable person who is the supplier. यानी सेक्शन 9(1) ने चार्ज क्रिएट किया सप्लाई पे और उसकी लायबिलिटी और उसका ओनर्स डाल दिया टैक्सेबल पर्सन के ऊपर। लेकिन टैक्स कहां 9(1) में क्रिएट हुआ, एक ही बारी चार्ज क्रिएट हुआ। 9(3) में जाके उन्होंने बोला हम कुछ केसेस पे जिसपे ऑलरेडी 9(1) का चार्ज क्रिएट हो चुका है, जिसपे ऑलरेडी 9(1) का चार्ज क्रिएट हो चुका है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सन लायबल टू पे को चेंज कर रहे हैं। वहां पे सप्लायर की जगह रेसिपिएंट पे करेगा, टैक्स का नेचर चेंज नहीं होगा सर। अब एग्जांपल लेते हैं सर, मैं दिल्ली के अंदर हूं अभी सर, मैं सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, इसमें पर्सनल ट्रांजैक्शंस को डाल के कंफ्यूज नहीं करेंगे, मैं उनको डील करूंगा। सिंपल अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझते हैं, फिर रेजिडेंशियल को भी समझे, पर्सनल ट्रांजैक्शन को भी समझेंगे। अब सिंपल वर्ड के अंदर मैं रेसिपिएंट हूं, आरसीएम मुझे पे करना है, मैं रजिस्टर्ड हूं। सिंपल केस, मैं रजिस्टर्ड हूं तभी आरसीएम की बात हो रही है और मैं टेनेंट हूं, मैं दिल्ली में लोकेटेड हूं, मेरा सप्लायर यानी लैंडलॉर्ड वो भी दिल्ली में, यानी सप्लायर भी दिल्ली में, रेसिपिएंट भी दिल्ली में। अब जब भी मुझे चार्ज क्रिएट करना है, सबसे पहले सप्लायर की सीट पे बैठ जाओ। अगर लैंडलॉर्ड मेरे को टैक्स चार्ज करता तो वो क्या करता, वो चार्ज करता C+S, क्योंकि वो भी दिल्ली में मैं भी दिल्ली में, तो इस पे C+S वो चार्ज करता और मैं उस मेरे पास इनवॉइस आता, मैं क्रेडिट ले लेता। तो अभी भी मैं क्या करूंगा, अब उन्होंने क्या बोला, सप्लायर की जगह आपको पे करना है, टैक्स तो C+S ही रहेगा, उसमें लॉजिक में चेंज नहीं आया। उन्होंने बोला इस पे टैक्स कौन सा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सारे प्रोविजन वैसे ही पढ़े जाएंगे, सिर्फ जो टैक्स निकल के आया C+S वो सप्लायर की जगह रेसिपिएंट पे करेगा। सप्लायर लोकेटेड था हरियाणा में, मैं प्रॉपर्टी दिल्ली में, रजिस्टर्ड पर्सन दिल्ली में, सप्लायर जो था वो खुद रहता है से हरियाणा के अंदर। अब एज्यूम करते हैं वो रजिस्टर्ड है हरियाणा के अंदर, तो वो क्या टैक्स चार्ज करता, वो टैक्स चार्ज करता IGST विथ प्लेस ऑफ सप्लाई एज दिल्ली, क्योंकि इमोल प्रॉपर्टी दिल्ली में लोकेटेड है। अब यही टैक्स में उन्होंने क्या बोला कि सप्लायर की जगह रेसिपिएंट पे करेगा, तो मैं क्या पे करूंगा, मैं IGST पे करूंगा और मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो दिल्ली ही रहेगा। तो दोनों ही केसेस में मेरे को कुछ नहीं करना, मैं इसको कंफ्यूज नहीं करूं कि क्या होगा। आप ये देखो, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड होता और सप्लायर को टैक्स पे करना था तो क्या चार्ज क्रिएट होता, तो C+S होता या IGST होता। तो सेम टैक्सेस आप लोगों को पे करने हैं और आप लोगों को क्रेडिट मिल जाएंगे। आई होप इस वाले पॉइंट पे किसी का कोई इशू नहीं है, अगर कोई इशू है तो वो डाल दे, सिर्फ इस पॉइंट पे कि कौन सा टैक्स चार्ज होना है, C+S या I, तो मैं अभी उसको चैट बॉक्स में रीड कर लूंगा। अब थर्ड लिंब आ गया सर, जिसके अंदर वो कहते हैं कि तरुण अरोड़ा इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड अंडर GST, मेरा ऑफिस है एक्स लोकेशन X में, लेकिन मैंने अपना घर भी किराए पे लिया हुआ है, मैंने अपना घर भी किराए पे लिया हुआ है। अब क्योंकि मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो क्या मुझे उस जो पर्सनल कैपेसिटी पे मैंने
रेंटल लिया हुआ है, मुझे उस पे भी आरसीएम पे करना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि उस पे अगर मैंने आरसीएम पे किया तो वो मेरी कॉस्ट होगी, बिकॉज इट इज फॉर पर्सनल यूज एंड नॉट बिजनेस यूज। ठीक है सर, अब मैं थर्ड लेग पे आ रहा हूं अपने डिस्कशन के। पहले लेग में हमने ये देखा कि आरसीएम पे किसको करना है। आरसीएम अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है, टेनेंट रजिस्टर्ड है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसको करना है। वो चाहे कमर्शियल यूज करे चाहे रेजिडेंशियल यूज करे, चाहे गेस्ट हाउस बनाए चाहे अपना ऑफिस बनाए, उस रजिस्टर्ड पर्सन को पे करना है। अगर टेनेंट अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड है, तो देखना है क्या कमर्शियल यूज हो रहा है तो टैक्सेबिलिटी, अदरवाइज एग्जैम्प्ट। टैक्स कौन से पे होंगे तो कुछ नहीं करना, सप्लायर क्या लगाता वही उल्टा करके मैं पे करूंगा। मेरे को कोई इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, मैं जो सप्लायर लगाता है मुझे वही टैक्सेस पे करना है। ठीक है, वो दिल्ली में होता C+S लगाता, हरियाणा में वो IGST लगाता, मैं वही टैक्सेस को पे करूंगा। अब थर्ड लिमिट के अंदर मैं आ रहा हूं। थर्ड लिमिट के अंदर मेरा कहना है सिंपल सा है, मैं एक इंडिविजुअल हूं जो GST में रजिस्टर्ड है अपनी CA सर्विसेज के लिए, लेकिन मेरी एक प्रीमाइसेस है जो मैंने अपने घर के लिए ले रखे, जहां मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूं, वो रेंटेड है। तो क्या मुझे उसके ऊपर GST पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सर, इसका आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को एक FAQ पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब बोलूंगा तो उसका समझ या उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन जब डिपार्टमेंट वो बात बोलेगा और उसमें से हम एक इन्फ्लुएंस लेने की कोशिश करेंगे तो बेटर रहेगा। सर, ये डिपार्टमेंट के FAQs हैं एंड आई एम गोइंग टू पेज नंबर 79। मैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूँ, वर्बैटम पढ़ रहा हूँ। एन इंडिविजुअल बायज अ कार फॉर पर्सनल यूज। एक इंडिविजुअल ने गाड़ी ली है फॉर पर्सनल यूज एंड आफ्टर अ ईयर सेल्स इट टू अ कार डीलर। Will the transaction be a supply in terms of CGST/SGST? Give reason. The answer is no, because the sale of old and used car by an individual is not in the course or furtherance of business, hence does not constitute supply. तो ये क्या कहता है कि अगर कोई पर्सनल चीज है, पर्सनल एसेट है, उसको अगर डिस्पोज ऑफ वगैरह किया जाता है तो वो सप्लाई नहीं करेगा। लेकिन इस प्रोविजन को पढ़ने से पहले मुझे क्या देखना है? सबसे पहले मुझे देखना है क्या जब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको पढ़ता हूं वो सप्लाई है या नहीं। डेफिनेटली सर, क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन बहुत वाइड हो गई है, तो जब सप्लायर मेरे को ये रेंटिंग की सर्विसेज दे रहा है तो वो सप्लाई की ट्रांजेक्शन बन जाती है। लेकिन आरसीएम कब अप्लाई होता है? जब वो सप्लाई की ट्रांजेक्शन एक रजिस्टर्ड पर्सन को होती है। बट टू माय अंडरस्टैंडिंग मैं उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं। आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द GST एक्ट टू पे फॉर माय बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मैं जो रजिस्टर्ड पर्सन हूं वो फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन हूं। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर माय पर्सनल ट्रांजैक्शन, क्योंकि दैट इज माय पर्सनल ट्रांजैक्शन, सो देयर विल बी नो आरसीएम एप्लीकेबिलिटी। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। मैं कह रहा हूं जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी इंफ्लुएंस भी मैं यहीं से लूंगा कि क्या रजिस्टर्ड पर्सन मैं सब चीज के लिए हूं। मैंने रजिस्ट्रेशन ले ली, मैं अपने घर की कबाड़ बेच रहा हूं, क्या मुझे GST पे करना है? नहीं करना। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट इन द कोर। मैंने पर्सनल गाड़ी ले ली जिसका मेरे बिजनेस से कुछ लेना नहीं है, डिपार्टमेंट खुद बोल रहा है इस पे GST पे नहीं करना क्योंकि ये आपके बिजनेस से लेना देना नहीं है। तो वही मेरा घर है जिसका मेरे बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, तो उसके लिए तो मैं कभी रजिस्टर्ड पर्सन था ही नहीं। अगर उसके लिए था तो फिर मैं कबाड़ के लिए भी था, मैं अपनी सेकेंड हैंड कार के लिए भी था। सो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो भी ऐसा नहीं है कि मेरा पैन रजिस्टर हो गया तो सारी ट्रांजैक्शन पे GST लग गया। देन आई हैव टू सी द नेचर, क्या मेरे लिए वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं है। तो क्योंकि वो मेरे लिए नहीं है तो इट विल बी आउटसाइड द व्यू ऑफ आरसीएम। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। बट यहाँ पे किसी एक ने बहुत अच्छी एडवाइस भी दी थी कि टू रिमूव ऑल दी कंफ्यूजन इट इज बेटर कि आप जो रेंट एग्रीमेंट है उसको चेंज करा के अपने किसी और फैमिली मेंबर के नाम से करा दो, मैटर क्लोज। तो कई बारी इतने आर्ग्यूमेंट्स करने से बेटर क्या होता है, एक सिंपल सा स्टेप ले लीजिए कि मैं अपना रेंट एग्रीमेंट ही चेंज करा के अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पे कर दूं। थोड़ी सी डिडक्शन फॉरगो हो जाएगी, बट आपकी ओवरऑल एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एज अ प्रोफेशनल वो आप मैनेज कर सकते हो जो भी आपकी डिडक्शन वगैरह है कि वो आपकी साइड लाइन हो जाए। बट दिस इज
not to my understanding अगर नहीं भी होता है then also it is outside the purview of GST, क्योंकि मैं registered person नहीं हूँ for those particular transaction। उस पे ना मैं input लूंगा ना मैं output दूंगा, उससे मेरा business से कुछ लेना देना ही नहीं। So if anyone has any query, he can let me know। सर अभी जो क्वेरीज आई है उसमें एक दो क्वेरी जो हॉस्पिटल वाली है, आई हैव डिस्कस दैट इन डिटेल, और मैन पावर सप्लाई वाले को मैं एक बार लास्ट में टेकअप कर लूंगा। अभी अगर किसी की इस रेजिडेंशियल वाले पॉइंट पे ऊपर कोई इशू रह गया, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस टॉपिक एज ऑन डेट, अगर इस पे कोई क्वेरी है तो आई विल टेक दैट, अदरवाइज वी आर मूविंग एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये चीज मैंने पास ऑन कर दी है। और सर ऑलमोस्ट आज के जो लेक्चर का 25% वो इसी टॉपिक के ऊपर ही है कि क्या ये मैं पास ऑन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो इन केस एनीवन हैड एनी क्वेरी वो एक बार पुश कर देगा। नाउ आई विल टेक इट एट द एंड ऑफ द सेशन। मूविंग अहेड, अब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। पहले क्या था, जितनी भी मेरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी और एक मेरा बगडोरा था जो वेस्ट बंगाल में था, उसमें मेरी अगर चाहे एयरप्लेन लैंड कर रहा है या वहां से टेक ऑफ कर रहा है, दोनों ही केसेस में जीएसटी एग्जेम्प्ट था। अब उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ इकोनॉमी क्लास का एग्जेम्प्ट होगा, बाकी सारे क्लासेस टैक्सेबल होंगी। मेजरली एयरलाइंस के लिए इसका इम्पैक्ट आएगा कि उनको कुछ सर्विसेज को पहले वो टैक्सेबल मानते थे, अब वो उसको एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा, और सॉरी एग्जेम्प्ट मानते थे, अब उनको उसको टैक्सेबल ट्रीट करके टैक्सेस को पे करना पड़ेगा। सो इकोनॉमी क्लास में कोई चेंज नहीं आया। नॉन इकोनॉमी क्लास अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर बगडोरा में पहले जाती थी तो टैक्स एग्जेम्प्ट थी, अब वो टैक्सेबल होंगे। Services by way of transportation by rail or vessel from one place in India to another place of railway equipment। पहले कोई भी जो रेलवे के इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट होते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो मेरे एग्जेम्प्ट होते थे, अब उसको भी इन्होंने टैक्सेबल कर दिया। जीटीए के रिलेशन में एक और मेजर चेंज आया है कि जो पहले एक 1500 और 750 वाली एक एग्जेम्पशन होती थी जिन पे हमें आरसीएम हम पे नहीं करते थे, अब नए कॉन्सेप्ट के बाद कोई एग्जेम्पशन नहीं, या तो फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज, कोई डिस्काउंट का नॉमेनक्लेचर नहीं रहेगा, या एग्जेम्पशन इस वजह से नहीं रहेगी कि मेरी अमाउंट 4000 1500 है या 750 है, 400 रुपए का था, 300 रुपए का था, वो सारी उन्होंने विड्रॉल बैक कर दी। सर 17 इसमें एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है। पहले जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थे मोर और लेस सबकी स्टोरेज जो थी, जितनी भी स्टोरेज थी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, वो एग्जेम्प्ट थी। अब उन्होंने वो सारे को टैक्सेबल कर दिया और सिर्फ 4 सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सर एंड आई थिंक वन ऑफ द पर्सन इज अनम्यूटेड, so I request him to please mute his mic। पहले क्या था, जितनी भी मेरी वेयरहाउसिंग थी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दैट वाज एग्जेम्प्ट। अब उन्होंने क्या बोला, नहीं सर, सिर्फ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, 4 चीजें जो रेड में काटी हुई हैं, इनको छोड़ के बाकी सबके ऊपर जीएसटी पे करना। सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इनको छोड़ के बाकी सबके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब इसके अंदर एक क्वेरी आई जिसका आंसर अभी भी मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं सो दैट सबसे पहले क्वेरी पता होना बहुत जरूरी है कि क्या इश्यूज आ सकते हैं। मैंने आपके पास, आप वेयरहाउस के ओनर हो, आपसे मैंने एक स्पेस ले ली जिसके अंदर मान लेते हैं कि 100 स्क्वायर फीट की वेयरहाउसिंग की स्पेस ले ली, या 1000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, और अब उसके अंदर आपने मेरे को रेट दे दिया से 10,000 रुपीज पर मंथ, 1 लाख रुपीज पर मंथ। अब उस 1 लाख रुपीज पर मंथ के अंदर मैंने फ्रूट्स भी रख दिए जिसकी वेयरहाउसिंग एग्जेम्प्ट है, और मैंने जैगरी भी रख दी जिसकी वेयरहाउसिंग टैक्सेबल होगी। अब मैं इसको क्या ट्रीट करूं, मेरी जगह उतनी है, कभी मैं जैगरी ज्यादा रखता हूं, कभी वेजिटेबल ज्यादा रखता हूं, जिसका मौसम आता है वो वाले प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं, कभी मतलब कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि 40-50 या 50-50 या 40-60 या 70-30, कभी सीजन के हिसाब से होता है, कभी प्रोडक्शन के हिसाब से होता है। अब मैंने उसी स्टोरेज के अंदर कुछ टैक्सेबल भी रखे हैं, कुछ एग्जेम्प्ट भी रखे हैं।
तो इस केस के अंदर क्या होगा? तो सर इस केस के अंदर जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, इसके अंदर जो टैक्स पे करना विल बी अ बेटर ऑप्शन। एंड आई अंडरस्टैंड, जैसे ही मैं टैक्स पे करूंगा सामने वाला बंदा बोलेगा कि भाई ये तो मेरे लिए तो दिक्कत होगी, मुझे तो 100% क्रेडिट मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरे वेजिटेबल्स एग्जेम्प्ट है, जैगरी टैक्सेबल है, या मेरे फ्रूट्स एग्जेम्प्ट है, जैगरी टैक्सेबल है, आपने पूरे पे चार्ज कर दिया। तो मैंने अभी जो क्लाइंट को एडवाइस किया वो ये बोला कि आप अब 2 पार्ट में एग्रीमेंट करो। एक पार्ट में आप एग्रीमेंट करो कि सीरियल, पल्सेस और फ्रूट्स के लिए मेरे को स्टोरेज का रेट दे दीजिए, इतनी स्टोरेज दे दीजिए। जैगरी के लिए आप मेरे को स्टोरेज का रेट दे दीजिए, वो दे दीजिए। पहले जो 1 लाख रुपए था, अब मैंने उसको से 50-50, 70-30, जिसकी एक मोरलेस एक एवरेज सी हम लेते थे, उसी एक कॉन्ट्रैक्ट को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। तो नाउ दे आर प्रोवाइडिंग मी 2 सर्विसेज, वन इज फॉर टैक्सेबल प्रोडक्ट, वन इज फॉर एग्जेम्प्ट कमोडिटीज। एग्जेम्प्ट वाले पे कोई जीएसटी नहीं, टैक्सेबल वाले पे टैक्स लगेगा। बट ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हम लोगों के पास आ सकती हैं जिन पे हम लोगों को कैप्चर करना पड़ेगा। 17th कैटेगरी है, सॉरी 17th वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। उसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज जो हैं, जैसे आरबीआई की, आईआरडीए, सेबी, एफएसएसएआई और जो जीएसटीएन की सर्विसेज हैं, जो पहले एग्जेम्प्ट थी, अब वो सारी की सारी चार्जेबल टू जीएसटी हो जाएंगी, यानी अब उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। और बहुत सारी सर्विसेज चार्जेबल टू जीएसटी हो गई हैं, उसकी वजह से आरसीएम में हम लोगों को टैक्सेस पे करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का नेचर लेती है। और आज भी एक आरसीएम में एंट्री पड़ी हुई है कि सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, द टैक्स विल बी पेड बाय द बिजनेस एंटिटी। तो जो ये ट्रांसफर हो रहा है, इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये लोग खुद फॉरवर्ड चार्ज, कुछ में इनको फॉरवर्ड चार्ज भी करना पड़ सकता है अगर कोई एक नॉन बिजनेस एंटिटी इनके पास जा रही है। बिजनेस एंटिटी में ये आपको आरसीएम में भी पे करना पड़ेगा। तो नाउ यू विल हैव टू सी कि ये सर्विसेज टैक्सेबल हो गई है। पहले जिनको हम आंखें बंद करके एग्जेम्पशन में डालते थे, नाउ वी विल हैव टू असर्टेन। स्पेशली बैंक्स वगैरह के अंदर एक जो आरबीआई के फीस वगैरह जाती थी, वहां पे एज अ बैंक ऑडिटर और अ ब्रांच ऑडिटर आप लोगों को थोड़ा सा इसमें एग्रेसिवली देखना पड़ेगा। इसके अलावा सर उन्होंने कुछ और सर्विसेज के ऊपर से जीएसटी को एग्जेम्प्ट किया। आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दीज एक्टिविटीज, ये बहुत बेसिक है, तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर देना, एंड इन केस एनीवन हैज एनी इशू तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एक जो लास्ट और अच्छा चेंज आया है, वो आया है टूर ऑपरेटर सर्विसेज पर। पहले क्या होता था, प्रायर टू 18 जुलाई आप दिल्ली में एक टूर ऑपरेटर हो, आपके क्लाइंट यूके से आ रहे हैं, वो बोलते हैं आप हमें ट्रिप दे दीजिए 10 दिन इंडिया का, 4 दिन नेपाल का, 14 दिन का ट्रिप बना दीजिए, 10 दिन इंडिया का, 4 दिन नेपाल का, या उल्टा कर दीजिए 10 दिन नेपाल का, 4 दिन इंडिया का। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, प्रोविजन क्या बोलता था, क्योंकि इंडिया में थोड़ी सी भी सर्विस हो रही है तो पूरी अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में पूरी सर्विस हो रही है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और पूरी वैल्यू पे देना पड़ेगा। बट दिस वाज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। अब उन्होंने क्या बोला, ठीक है, आपने अगर 2 कंट्रीज में दे रहे हो, कुछ इंडिया में और कुछ इंडिया के बाहर, तो आप पहले ये कैलकुलेट करो कि टोटल अमाउंट कितना है। हम एज्यूम करते हैं हमारा टोटल अमाउंट है 1,40,000 रुपए। कितने दिन के लिए सर? 14 दिन की टूर थी। वो बोलते हैं 14 दिन के टूर के अंदर इंडिया में कितने दिन हुए हैं? मैंने बोला सर 10 दिन हुए। कहते 10 दिन का प्रोराटा कितना आएगा? मैंने बोला सर 1,40,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 14, सर इसका 1 लाख रुपए का आएगा। तो उसने बोला 1 लाख जो प्रोराटा इंडिया का आया, इंडियन डेज का आया 1 लाख, और 50% ऑफ द टोटल वैल्यू, 1,40,000 का 50% 70,000, 1 लाख और 50,000, इसमें से जो कम होगा और जो ज्यादा होगा वो टैक्सेबल होगा। तो मुझे कितने पे टैक्स पे करना है? 1 लाख रुपीज पे पे करना है। इसको अदर वे बोलूं, इन्होंने एग्जेम्पशन की बात करी, इन्होंने बोला इंडिया के बाहर जितने दिन होंगे वो एग्जेम्प्ट होंगे। तो इस केस में 14 दिन थे, 10 दिन इंडिया में, 4 दिन नेपाल में। तो नेपाल का प्रोराटा कितना आया? नेपाल का प्रोराटा आया 40,000 रुपीज। तो बोलते हैं 40,000 और 70,000 विच एवर इज लेस। तो मेरा लेस कितना आया? 70,000 आया। तो मेरी एग्जेम्पशन 70 होगी, मुझे 70,000 रुपए के ऊपर टैक्सेस पे करने हैं, बाकी मेरा बाहर हो जाएगा। यानी यहाँ पे मेरे को एग्जेम्पशन, पहले तक जो मैंने बोला था वो गलत बोला था,
मेरे को जो कैलकुलेट करना है वो पॉइंट जो इंडिया के बाहर वाली स्टेज है उसको कंप्यूट करना है और उसको कैलकुलेट करना है 50% के बाद। आई एम रिपीटिंग द इलस्ट्रेशन अगेन सो दैट अगर कोई कंफ्यूजन भी है तो क्लियर हो जाए। मेरा 14 डेज का स्टे था, 10 दिन इंडिया में, 4 दिन नेपाल में। 10 दिन इंडिया में, 4 दिन नेपाल में। माई टोटल अमाउंट वॉज 1,40,000 रुपीज। पर डे की कॉस्ट आ गई 10,000 रुपीज पर डे। तो बोलते हैं कि एग्जेम्पशन आपको मिलेगी। आप पहले देखो नेपाल के कितने दिन बनते हैं, मैंने बोला सर 4 दिन बनते हैं, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बनती है, 4 इंटू 10,000 40,000। बोलते 40,000 और 50% 70,000 जो कम है वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। तो मुझे एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, मुझे 40 की एग्जेम्पशन मिलेगी। 1,40,000 में से 40,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 1 लाख मेरा टैक्सेबल रहेगा जिसपे जीएसटी पे करना है। और अगर मैं एग्जाम्पल को चेंज कर देता हूं, 10 दिन नेपाल कर देता हूं, 4 दिन इंडिया कर देता हूं, तो मेरा नेपाल का प्रोराटा आया 1 लाख रुपीज, 50% आया 70,000। बोलते 1,70,000 में से कम कौन सा है, मैंने कहा 70,000। कहते 1,40,000 माइनस 70,000 जो कम है वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, आपको 70,000 के ऊपर टैक्सेस को पे करना पड़ेगा। तो ये मेरा टूर ऑपरेटर के लिए एक इंपॉर्टेंट चेंज आया था। तो अभी तक जो हमने 18 पॉइंट डिस्कस किए हैं, उस 18 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट एक तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज थी जो रेट उठ के 18% हो गया। फिर जीटीए के अंदर जो एक मेरे को ऑप्शन अगर एक्सरसाइज करना है तो उसकी कट ऑफ डेट आ गई है 16 अगस्त। थर्ड था रेजिडेंशियल बिल्डिंग वाला इशू, और फोर्थ ये टूर ऑपरेटर वाला था। तो 18 में से ये 4 कैटेगरीज थी जो कहीं ना कहीं पे हमारी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन या हम बहुत सारी जगह पे या तो पर्सनली हिट हो रहे थे या अदरवाइज एज प्रोफेशनली वी वर गेटिंग अ हिट। तो वहां पे ये इम्पैक्ट आया है, चेंज आया, विच शुड बी कंसिडरेट, मतलब टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब सर जो एक और नया चेंज आया है और जिसपे भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ गए हैं, तो सर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बहुत क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैंने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को बहुत ध्यान से, या मेरी उसके ऊपर कोई कमांड नहीं है। तो जितना गवर्नमेंट ने एफएक्यू में डाला है, जितना मैंने गूगल सर्च किया है, जो भी मैं डिस्कशन करूंगा वो उतने तक लिमिटेड है। लेकिन इसमें 3 चीजें मैं बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा जिससे मेरी टैक्सेबिलिटी मुझे पता चल जाए। पहले कॉन्सेप्ट था ब्रांड नेम का, एक्शनेबल क्लेम का, कि अगर मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने कोई पैकिंग करी है, उसके ऊपर एक नाम लिखा है जो मेरा ब्रांड नेम है या जिसके ऊपर मैं एक्शनेबल क्लेम एक्सरसाइज कर सकता हूं, तो मेरा रेट टैक्सेबल का था 5% का, अदरवाइज वो एग्जेम्प्ट। अब उन्होंने बोला ये एक्शनेबल क्लेम ना बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ये समझ नहीं लग रहा है और हमारी विंडो भी छोटी होती जा रही है। लोग नाम तो डाल रहे पूरे एक्शनेबल क्लेम नहीं है, मैं अपना तरुण नाम डाल देता हूँ, मैं उसमें एक्शनेबल नहीं सर मैं किसी पे नहीं डालूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे मैं अपनी ब्रांड तो क्रिएट कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा वाइड कर रहे हैं। नाउ ऑल प्री पैकेज एंड लेबल प्रोडक्ट्स, ऑल प्री पैकेज और लेबल प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब सर वो बहुत लंबे चेंजेस है, करीबन 100 से ज्यादा कमोडिटीज के रेट चेंज हुए, तो वो तो आपको स्पेसिफिकली जाके ही देखना पड़ेगा कि किस कमोडिटी का क्या रेट हुआ। मुझे रेट एक एक वो पॉइंट याद नहीं है। मेरा यहाँ पे जो इशू रहेगा वो आएगा कि इस कॉन्सेप्ट को समझना कि प्री पैकेज और लेबल का क्या मतलब है। तो प्री पैकेज और लेबल को उन्होंने बोला, इसको डिफाइन किया उन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर और बोला इट मींस प्री पैकेज कमोडिटी, it means pre-packaged commodities and on which declaration is required as per legal metrology act। 2 बातें बोलती सर उसने, it is pre-packaged and on which legal metrology declaration as per legal metrology act is applicable। अब प्री पैकेज का क्या मतलब होता है? प्री पैकेज का मतलब बहुत सिंपल है, कस्टमर नहीं है, चाहे रिटेल कस्टमर हो चाहे होलसेल कस्टमर हो। अभी हम प्री पैकेज को समझ, कस्टमर नहीं है लेकिन मैंने ऑलरेडी एक प्री डिसाइडेड वेट के अंदर उनको रखा हुआ है, चाहे सील ओपन हो चाहे बंद हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने ऑलरेडी 5-5 किलो, 10-10 किलो, 15-15 किलो, 1-1 किलो, आधा किलो, 500 ग्राम ऐसे पैकेट बना रखे हैं। कोई आया वो बंद भी हो सकते हैं, वो खुले भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो पहले से बने हुए पैकेट्स पड़े हुए हैं देन इट क्वालिफाइज एज प्री पैकेज, उसी समय पे वो प्री पैकेज है।
सेकेंड लिम उन्होंने क्या बोला, जिसके ऊपर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट अप्लाई करता है, जिसपे एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट डिक्लेरेशन देना इज मैंडेटरी। अब डिक्लेरेशन देना मैंडेटरी है सर, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बोलता है कि अगर 25 किलो से नीचे के कोई भी पैकिंग है तो उसके ऊपर आपको डिक्लेरेशन देना है। 25 किलो से नीचे के जितने भी 25 किलो इंक्लूडिंग जिसमें भी आपकी पैकिंग है उसके ऊपर आपको डिक्लेरेशन देना जरूरी है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय डेट एक्सपायर्ड, जो भी उसके कंटेंट्स होते हैं उसके ऊपर डिक्लेरेशन देना मैंडेटरी है। तो अगर ये दोनों चीजें आप सेटिस्फाई करते हो तो ये प्री पैकेज और लेबल्ड होगा और आपको जीएसटी पे करना है, अदरवाइज आपको जीएसटी पे नहीं करना है। तो सर अब इशू आया कि प्री पैकेज का मतलब ये हो गया कि अगर मैंने 25 किलो से ऊपर के प्रोडक्ट मैंने बोरी बना दी 25 किलो 100 ग्राम की, तो कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं सर, कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं। इसमें सर दूसरा एक्सेप्शन भी है, अगर मैं इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को चीजें भेज रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, तो भी मुझे कोई टैक्स नहीं देना, बस मुझे ये इंश्योर करना है वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर की डेफिनेशन जो है उसमें कवर होता है। होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रीज वगैरह उन्होंने एग्जांपल मतलब लिस्ट डाउन करे हुए कि ये इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है। उसमें फिर पैकिंग 25 किलो भी नहीं देखनी, उसमें वो एज सच एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो या तो 25 किलो से ज्यादा की पैकिंग हो या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो तो मेरे को कोई जीएसटी पे नहीं करना, अदरवाइज जीएसटी पे करना। सर मैंने तो खाली बोरी प्रिंट करा दी, पहले मैं नाम लिखता था तरुण, अब मैंने तरुण लिखवाना ही बंद कर दिया, अब मैं कोई डिक्लेरेशन नहीं दे रहा हूं, कर लो जो करना है, मैंडेटरी है लेकिन मैं नहीं दे रहा हूं। इवन देन जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। उन्होंने एफएक्यू में क्लैरिफाई किया, आई थिंक इट इज क्वेश्चन नंबर 8 जो एफएक्यू इशू हुआ है उसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि irrespective of the fact whether you have declared or not, if it is mandated under the legal metrology act then GST will be there। जीएसटी वाले क्या बोल रहे हैं, अगर वहां पे एप्लीकेबल है, आपने करा नहीं करा ये हमें चेक नहीं करना, हमें क्या देखना क्या प्री पैकेज था, पहले से प्री डिसाइडेड पैकिंग में पड़ा हुआ था चाहे अनसील्ड या सील्ड। दूसरा, क्या लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में ये एप्लीकेबल होता है, यानी 25 किलो से नीचे की पैकिंग है, यस, तो इन दोनों चीजों के अंदर मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने दो चीजें डिसाइड करी, 25 किलो से ऊपर और इंडस्ट्रियल कस्टमर कोई जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है चाहे मैं सब कुछ डाल दूं उसके ऊपर। दूसरा, अगर प्री डिसाइडेड रेट्स हैं और प्री डिसाइडेड क्वांटिटीज हैं उसमें ऑलरेडी सील्ड या अनसील्ड पैक्स पड़े हुए और 25 किलो से नीचे के हैं तो मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। मैंने सर 50 किलो की आटे की बोरी मंगाई, 25 किलो से ऊपर है, काम खत्म। 50 किलो की आटे की बोरी मंगाई, मैंने होलसेलर ने मेरे को दी, मैंने तो एग्जेम्प्ट हो गया, मेरे पास कोई इनपुट नहीं है, मैंने उसको खोल के 1-1 किलो के पैकेट्स लगा दिए लेकिन उसके ऊपर कोई लेबलिंग नहीं है, सर जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि 25 किलो के नीचे यू आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर, आपने नहीं किया वो हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अब बेटर क्या होगा कि कट्टे की बोरी में से उसी समय पैकेट के अंदर डाला जाए और फिर दिया जाए, प्री डिसाइडेड क्वांटिटीज नहीं है, या 1-1 किलो के पैकेट्स के अंदर आप उसको इतना अमाउंट डाल दो कि किसी में थोड़ा प्लस माइनस हो, लास्ट में थोड़ा सा ऐड किया और आप दे दीजिए अनसील्ड पैकेट्स ऑफ अनडिवाइडेड क्वांटिटी, नॉट एग्जैक्ट क्वांटिटी, नॉट प्री डिसाइडेड। मतलब ये अगेन सिर्फ एक राइडर है उसको रिमूव करने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अब इसमें एक क्लाइंट का इश्यू आया कि सर हम मखानों में डील करते हैं, मखाने की जो पैकिंग होती है वो 10 किलो की पैकिंग भी बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि मखाना इज अ वेरी लाइट वेट प्रोडक्ट, और वो 10 किलो की पैकिंग भी इतनी बड़ी हो जाती है, उस केस में 25 किलो वाला कॉन्सेप्ट तो हम लगा ही नहीं पाएंगे। सर उस केस के अंदर एक इशू आ रहा है जहां पे प्रोडक्ट्स बहुत लाइट वेट हैं और पैकिंग के साइज बड़े हो रहे हैं, 25 किलो की पैकिंग ही नहीं हो सकती है, तो वहां पे थोड़ा सा इशू आएगा। बट अगेन सर आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक तो डिक्लेरेशन है और दूसरा प्री पैकेज, तो उससे आपको बाहर करना है। और प्री पैकेज क्या होगा सर यहाँ पे कि वो एक प्री डिटरमिन्ड क्वांटिटी ही ना हो, वो प्री डिटरमिन्ड क्वांटिटी ना हो, अगर वो प्री डिटरमिन्ड नहीं है, आपने किसी में 15 किलो डाल रखा है, किसी में 7 किलो है, किसी में 6 किलो और माल भेज दिया, लास्ट में अलग अलग बोरी का रेट टोटल हो रहा है, बोरी के साइजेस सेम है लेकिन उसमें क्वांटिटी अलग अलग है, देन यू कैन टेक अ प्ली, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टेक एनी प्ली।
तो यहाँ पे आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज मोर और लेस व्हाट आई वांटेड टू शेयर, वो मेरा कंप्लीट हो गया। इस पॉइंट पे भी अगर किसी की क्वेरी है तो वो अभी चैट बॉक्स में डाल दे, सो दैट आई कैन ट्राई टू लिंक इट राइट अवे। सर एक क्वेरी आई है दैट एग्जैक्ट 25 kg विल बी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। सर मैं एग्जैक्ट एक बार जस्ट गिव मी अ सेकंड। But it is up to 25 kgs. So up to includes 25 kg. It is not exceeding 25 or less than 25. It is up to 25 kg. So 25 kgs will be taxable. 25 kg and 1 gram will become exempt. This is my understanding. Up to 25 kgs उसने बात करी, आपको डिक्लेयर करना मैंडेटरी है, तो 25 किलो इसमें इंक्लूड होएगा। 25 किलो 100 ग्राम आपका या 1 ग्राम आपका एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट क्वेरी एक आई है, वो ये कह रहे हैं कि मैंने एक 20 किलो का पैकेट लिया या 25 किलो की बोरी ले ली, अब मैंने तो वो बोरी खोल के रख दी, मेरे पास जो आ रहा है मैं उसको खुले में बेच रहा हूँ। सर यस, आपने जो आईटीसी लिया था वो आप अब एग्जाम सप्लाई के यूज कर रहे हो, वो आपकी कॉस्ट बनेगी, आपको उस पर जीएसटी पे और जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, यू विल हैव टू रिवर्स द क्रेडिट। सर ये गुड्स में एक मेजर चेंज था जिसमें ऑलमोस्ट 100 प्रोडक्ट्स वर ऑल्टर्ड, और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट और एक ही लॉजिक के बेसिस पे, दैट इज प्री पैकेज एंड लेबल। जो सेकंड चेंज आया वो आया रेट रैशनलाइजेशन ड्यू टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। हमने पहले देखा 3 एंट्रीज उन्होंने चेंज करी जॉबर की 5 से 12, यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स को चेंज किया है। सर यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन 6/2022 का पॉइंट नंबर लिख दिया कहाँ पे ये उन्होंने रेट को चेंज किया है। तो जो इंक्स थी पहले 12% पे थे, नाउ इट इज 18%। जो मेरी नाइफ्स वगैरह थे वो पहले 12% पे थे, नाउ इट इज 18%। जो मेरे पंप्स वगैरह थे वो पहले 12 थे, अब 18 है। अगेन सर ये एक एक प्रोडक्ट को डिस्कस करना मुश्किल है, अगर इसमें किसी की कोई स्पेसिफिक क्वेरी होगी तो आई विल टेक दैट, अदरवाइज ये रेट्स के चेंजेस हुए हैं। अब एक एक प्रोडक्ट, सर्विस के अंदर थोड़ा सा इजी रहता है लेकिन प्रोडक्ट्स के अंदर क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वी विल हैव टू सी किसमें क्या चेंज हुआ है। इसमें एक इंपॉर्टेंट है सोलर वाटर हीटर एंड सिस्टम, इसका रेट 5 से 12 हो गया, जो पहले 5% था वो 12 में चला गया। बाकी बहुत स्पेसिफिक है, जो जिस इंडस्ट्री में डील करता है उसके अंदर देखना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने एक और चेंज किया है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कुछ को तो बाहर ही कर दिया कि उस पर इन्वर्टेड ड्यूटी बनेगा ही नहीं, और एडिबल ऑयल और कोल को उन्होंने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम इसका रिफंड ही नहीं देंगे, हम इसका रिफंड ही नहीं देंगे। तो सर यहाँ पे मोर और लेस में, अच्छा सॉरी, देन वी हैव सम विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन, जैसे चेक्स, बुक्स वगैरह जो थी, चाहे लूज हो चाहे बुक फॉर्म में, वो पहले एग्जेम्प्ट था, अब टैक्सेबल होगा। मैप्स पहले एग्जेम्प्ट थे, अब टैक्सेबल होगा। और कुछ 8801 के गुड्स थे जो पहले एग्जेम्प्ट थे, अब टैक्सेबल होंगे। अब जो 2 मेजर चेंज गुड्स के अंदर आए हैं वो आए हैं, सबसे पहले तो कट और पॉलिश डायमंड के लिए नया शेड्यूल इंसर्ट हो गया है 1.5%, यानी 0.75 अंडर सीजीएसटी, 0.75 अंडर एसजीएसटी, यानी 75 पैसे सीजीएसटी में, 75 पैसे एसजीएसटी में, ये नया शेड्यूल इंसर्ट हुआ है। पहले जो टैक्स रेट था वो 0.5 था, अब उन्होंने कट और पॉलिश डायमंड को 1.25% की कैटेगरी में डाला। और लास्ट चेंज जो गुड्स के रिलेशन में आया है वो आया है, द नोटिफिकेशन नंबर 45/2017 हैज बीन रिसेंडेड। 45/2017 क्या कहती थी, अगर मैं किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को, आईआईटी वगैरह को कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा हूं, then the supply rate will be 5% instead of the actual rate. अगर मैं किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन को कोई सप्लाई कर रहा हूं तो मेरा टैक्स रेट होगा 5%, मेरा टैक्स रेट होगा 5% इंस्टेड ऑफ जो भी एप्लीकेबल रेट है। विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई मेरा जो टैक्स रेट है वो चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी नाउ एक्चुअल रेट। अब इसके अंदर भी सर कॉन्सेप्ट सेक्शन 14 का लगेगा। मैंने ओरिजिनली एडवांस ले लिया था लेकिन अभी तक सप्लाई नहीं करी है, इनवॉइस नहीं करा, तो चाहे मैंने एडवांस ले लिया फिर भी मुझे न्यू रेट पे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। मैंने इनवॉइस बना दिया था लेकिन ना पेमेंट आई है ना सप्लाई हुई है, तो भी मुझे नया रेट।
वो जो 3 ट्रांजेक्शंस इवेंट्स को आइडेंटिफाई करके टैक्स क्रिएट करना है, वो हमें ध्यान होना चाहिए। इनवॉइस, सप्लाई और पेमेंट, इन 3 में से अगर 2 इवेंट्स पहले हुई हैं तभी पुराना रेट लगेगा, अदरवाइज नया रेट लगेगा। नाउ सर वी आर कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, जो कि है जीएसटी रूल्स और कुछ क्लैरिफिकेशन जो डिपार्टमेंट ने इशू करी है। तो सबसे पहले उन्होंने एक चेंज किया है कि मेरी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गई है बट हैज नॉट बीन कैंसिल्ड। केस जरूर मार्क करेंगे, माय रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बट नॉट सस्पेंडेड। मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल तो हो गई है लेकिन सस्पेंड नहीं हुई है। ओ, सस्पेंड हो गई है, कैंसिल नहीं हुई है। और रीजन क्या है? नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। My registration has been suspended because I have not filed the return. So now they say that as soon as the returns are filed, it will be deemed revocation of the suspension. Suspension जो है वो automatically revoke हो जाएगी, deeming fiction उन्होंने डाल दिया। तो जैसे ही हम return file करेंगे, now the system should automatically revoke the suspension. But this is applicable only and only where my registration has been cancelled or suspended due to non filing of return. और किसी केस के ऊपर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सेकंड सर, रूल 42 एंड रूल 43 जो मेरे कॉमन क्रेडिट के रिवर्सल है। मैं टैक्सेबल सप्लाईज भी करता हूँ, एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी करता हूँ। आई कैन नॉट क्लेम 100% क्रेडिट। तो उसमें उन्होंने बोला अगर आप स्क्रिप्ट्स बेचते हो, मैंने एक्सपोर्ट किया, मुझे उसके बदले ड्यूटी स्क्रिप्ट मिली, मैंने खुद यूज नहीं करी, मैंने मार्केट में सेल कर दी। मैंने एक्सपोर्ट किया, मुझे ड्यूटी स्क्रिप्ट मिली, मैंने खुद यूटिलाइज नहीं करी, मैंने मार्केट में बेच दी, उसको एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन हम लोग बोलते थे कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल कराना है। नाउ दे से आपको इसमें कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल नहीं कराना है, इन्होंने इसको एक्सेप्शन में डाल दिया है। उसके अलावा सर एक PMT 03A का कॉन्सेप्ट आ गया। नाउ PMT 03A इज एक्चुअली अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। इसको मैं एक बार लास्ट में डिस्कस करता हूँ, फिर हम इसको एक मतलब मैं ये स्लाइड बंद करके डिस्कस करूंगा। उसके अलावा UPI और IMPS के ऑप्शंस भी हमें अवेलेबल हो जाएंगे फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में दे हैव जितने भी पहले उन्होंने सर्कुलर्स वगैरह से क्लैरिफिकेशन करी थी कि आपको नेट पे करना है फॉर द सेम मंथ, और ITC के ऊपर आपको पे नहीं करना अगर यूटिलाइज नहीं हुआ, वो उन्होंने रूल 88B में डाल दिया। एक चीज इन्होंने बहुत कैटेगोरिकली क्लैरिफाई करी है, अप्रैल की सेल अगर मैं नेक्स्ट मंथ में दिखाता हूं, यानी मई जून जुलाई अगस्त कभी भी दिखाता हूं, उसके बाद चाहे मैं ITC से पे करूं चाहे कैश से पे करूं, वो मैटर नहीं करता, मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इफ द सप्लाई इज नॉट रिपोर्टेड विद इन द सेम मंथ, इवन दो आई हैव सफिशिएंट क्रेडिट लाइन विद मी, बट इफ द सप्लाई इज नॉट मेड विद इन द सेम मंथ, is not reported within the same month, it is reported in the succeeding month, then I will have to pay the interest cost. तो ये उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। अर्लियर वी वर फाइटिंग की नहीं होना चाहिए, बट अब उन्होंने रूल्स में डाल दिया। अगेन वी विल सी हाउ द कोर्ट्स एक्चुअली रूल्स इट। रिस्की एक्सपोर्टर और PMT 03 में साथ में डिस्कस करूंगा। एक उन्होंने अच्छी चीज कर दी है कि जो रिफंड की एप्लीकेशंस है उसमें 2000 मार्च 2022 फरवरी 2022 का पीरियड जो है वो काउंट नहीं होगा। तो अगर किसी की कोई रिफंड की एप्लीकेशन टाइम बार हो गई थी 2 साल के अंदर, आप ये मान के चलो अब उसमें मोर और लेस 2 साल और ऐड हो गए, तो 4 साल का टाइम पीरियड हम लोगों को मिलेगा। यानी 1 मार्च 20 28 फरवरी 2022 2 साल आप हटा दीजिए, उसके बाद आप अपना कंप्यूट करेंगे, तो बहुत सारी एप्लीकेशन इसमें एलिजिबल हो सकती है। उसके बाद एक डिपार्टमेंट ने अपने फेवर का भी काम कर लिया। उन्होंने ये बोला है कि जो नोटिसेस हमें इशू करने हैं सेक्शन 73 के अंदर, अब टाइम पास आता जा रहा था, नवंबर के अंदर उनको इशू करने थे, वो इशू हो नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बोला इसके ऑर्डर की डेट हम बढ़ा के 30 सितंबर 2023 कर रहे हैं। जो पहले थी फरवरी 2023, उसको फरवरी से उठा के सितंबर 2023 कर दिया, तो कॉरस्पॉन्डिंगली नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट भी इंक्रीज हो जाता है। तो सितंबर 2023 का मतलब है 3 महीना पहले, यानी जून 2023 तक हम लोगों को शो कॉज नोटिस 17-18 के आ सकते हैं अंडर 73, और 74 के लिए तो अभी काफी टाइम पड़ा होगा।
कुछ सर 3B के लिए भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू करी है। आई थिंक दीज क्लैरिफिकेशन वर मोर और लेस, मतलब अगर हम फॉर्म के इंटेंट को देख के चलें तो कोई नई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, इट इज ओनली फॉर सेटलमेंट पर्पसेस उन्होंने दी है। अगर यहाँ पे कोई इशू है तो वो एक बार मैसेज में डाल देगा कि किसी को कोई क्लैरिफिकेशन में इशू है जो 3B की आई है। अदरवाइज उन्होंने बोला है कि आप जितना मैक्सिमम डिस्क्लोजर कर सकते हो वो करिए, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ। उसके अलावा दी गवर्नमेंट हैज आल्सो क्लैरिफाइड कि जो 17(5) में अगर कोई एक्सपेंडिचर पे क्रेडिट डिसअलाउड है बट वो मैंडेटेड है, ऑब्लिगेटरी है किसी कानून के अंदर, किसी और लॉ के अंदर, तब उसका आईटीसी आपको मिलेगा। जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के परक्विजिट्स हैं, अगर वो परक्विजिट की डेफिनेशन को क्वालिफाई करते हैं और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इन्होंने कुछ एक सर्कुलर इशू किया है कि अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करता हूं तो उन्होंने उसके लिए कुछ डाला है। अब मैं सर सिर्फ दो चीजें, कॉन्सेप्ट ऑफ PMT 03, रिस्की एक्सपोर्टर और एक एक्सपोर्ट का इशू, तीन इश्यूज को डिस्कस करूंगा। तो आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ दिस स्क्रीन। जो तीन इश्यूज मैं बोल रहा हूं कि मुझे डिस्कस करने हैं, उसमें सबसे पहले है PMT 03A। अब सर PMT 03A होता क्या है? पहले तो ऐसा कोई फॉर्म नहीं था, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि क्या होता है, मैं कुछ क्रेडिट्स के लिए रिफंड फाइल करता हूँ। मेरा 500 रुपए का रिफंड था, मैंने वो रिफंड फाइल किया, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का था या एक्सपोर्ट्स का था, मैंने रिफंड फाइल किया 500 रुपीज का। डिपार्टमेंट ने बोला इस 500 रुपए में से 400 रुपए तो एलिजिबल क्रेडिट है, 100 रुपए का इनएलिजिबल क्रेडिट है। 100 रुपए का आपने 17(5) का क्रेडिट ले लिया, XYZ क्रेडिट ले लिया विच इज नॉट एलिजिबल। 400 इज एलिजिबल, 400 इज एलिजिबल टू यू, 100 रुपीज इज नॉट एलिजिबल। अब क्या होगा सर, मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से तो मैंने 500 रुपए डेबिट कर दिए, यानी मैंने रिमूव कर दिए, गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया, आप मेरे को देना। ऑफिसर क्या बोलते हैं, 400 रुपए तो मैं दे दूंगा, 100 रुपए मैं दूंगा नहीं। वो मेरा रिफंड 400 का इशू करता है, मेरे पास पैसे 400 के आते हैं, 100 रुपए का मेरा ऑलरेडी डेबिट हो रखा है, और 400 रुपए देने से पहले भी वो क्या करता है, पहले 100 रुपए का DRC 03 पे करो। मैं 100 रुपए का DRC 03 पे करता हूँ क्योंकि 400 रुपए आने हैं, तो मैं 100 रुपए का DRC 03 पे कर देता हूँ, 400 रुपए आ गए। लेकिन 100 रुपए मैं ऑलरेडी अब पे कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है या उसका इश्यू नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने उसने बोला कि ठीक है, इन केसेस के लिए क्या होगा, जब आप DRC 03 पे कर दोगे तो जो क्रेडिट आपने डेबिट किया था वो हम आपके क्रेडिट लेजर में दोबारा डाल देंगे। यानी जो इनएलिजिबल क्रेडिट मैंने गवर्नमेंट को बाय कैश DRC 03 पे कर दिया है, वो दोबारा से मेरे अकाउंट में डाल दिया जाएगा, रिक्रेडिट हो जाएगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है PMT 03A। इसके बाद एक चेंज आया मेरा रिस्की एक्सपोर्टर्स को लेकर। रिस्की एक्सपोर्टर्स के अंदर उन्होंने क्या बोला, बहुत सारे केसेस के अंदर एक्सपोर्टर्स को फ्लैग कर दिया गया दैट दीज आर बोगस और दे आर डूइंग सम अनवांटेड ट्रांजैक्शन, तो इनके रिफंड ब्लॉक कर दिया। सर ये ब्लॉकिंग स्टार्ट हुई थी जनवरी 2020, कोविड के आने से 2 महीना पहले से, शायद उससे भी पहले हो गई, बट मुझे जनवरी 2020 में पता चला जब हमारे पास केसेस आने स्टार्ट हुए कि रिफंड्स ब्लॉक हो गए हैं और हमारी कैटेगरी को एज रिस्की मार्क कर दिया। अब जब मेरी कैटेगरी को रिस्की मार्क कर दिया है, फ्लैग कर दिया है, तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट को अप्रोच करना स्टार्ट किया। बट मीनवाइल क्या हो गया, कोविड आ गया, 1.5-2 साल तो ऐसे ही निकल गए, पता ही नहीं चला। अब उसके बाद हमने डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया कि जो रिस्की एक्सपोर्टर्स हैं वो ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट में सबमिट करें और उनका रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल हो गया, कुछ नहीं हो रहा था। तो नाउ व्हाट दे हैव सेड कि अगर किसी एक्सपोर्टर को हमने रिस्की एक्सपोर्टर मार्क किया है, हमने किसी एक्सपोर्टर को रिस्की एक्सपोर्टर मार्क किया और उसको रिफंड नहीं आया, ऑटोमेटेड रिफंड, जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस होता था, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जहां पे ऑटोमेटिकली रिफंड आते थे, अगर वो लोगों के नहीं आए हैं, नाउ सिस्टम विल ट्रांसफर दीज केसेस टू द जुरिसडिक्शनल ऑफिसर। जितने भी रिफंड अटके हुए थे वो सारे जुरिसडिक्शनल ऑफिसर के पास जाएंगे, RFD 01 सिस्टम ही फाइल कर देगा आपके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली
और फिर जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर उनको मैनुअल रिफंड की तरह, यानी जो फिजिकल इंटरवेंशन वाले प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर उन रिफंड्स को वो एनालाइज करके पास करेगा। तो इसमें एक अच्छी चीज हुई, एटलीस्ट जो 2 साल से रिफंड रुके हुए थे अब उनके आने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होगी। नेगेटिव क्या हुआ है कि अब कहीं ना कहीं पे फिर से मैनुअल इंटरवेंशन होगा, एंड वी ऑल अंडरस्टैंड मैनुअल इंटरवेंशन का क्या मतलब होता है, बट स्टिल पैसा आएगा तो कुछ ना कुछ बेटर ही होगा। लास्ट चेंज आया सर एक्सपोर्टर्स के अंदर। एक्सपोर्टर्स के अंदर अगर आपको ध्यान होगा, पहले भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर उन्होंने एक चेंज किया था 2020 था या 2021, आई डोंट रिमेम्बर द प्रिसाइज डेट। उसमें उन्होंने ये बोला था कि अगर एक प्रोडक्ट, ये पेन एज्यूम कर लेते, इस पेन को अगर मैं इंडिया में सेल करता हूं 100 रुपीज का, तो इंडिया के बाहर मैं इसको चाहे 200 का करूं, 500 का करूं, 1000 का करूं, लेकिन रिफंड पर्पसेस के लिए इसकी वैल्यू 150 मैक्सिमम ट्रीट हुई, यानी 1.5 टाइम्स ऑफ द डोमेस्टिकली ट्रेडेड वैल्यू। तो 100 रुपए की चीज को मैक्सिमम कितना करेगा, 150 रुपए ट्रीट करेगा। अब उन्होंने क्या बोला, पहले ये चेंज ऑलरेडी आ चुके, अब उन्होंने क्या बोला, अगर आप एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स हो तो आपका जो रिफंड के लिए वैल्यू कैलकुलेट होगी, इट विल बी FOB वैल्यू और टैक्स इनवॉइस वैल्यू विच एवर इज लेस। अब मैं क्या करता था, क्योंकि मैं कॉम्पोजिट सप्लाई है तो इंश्योरेंस और फ्रेट दोनों इंक्लूड करते थे। CIF बेसिस पे अगर हमारी सप्लाई होती थी हम CIF को पूरा एक्सपोर्ट करते थे और उसी के बेसिस पे रिफंड क्लेम करते थे। बट नाउ द डिपार्टमेंट सेज नहीं, इट विल बी FOB और ट्रांजैक्शन वैल्यू और द इनवॉइस वैल्यू विच एवर इज लेस। गॉड नोज द रीजन, जब मैं पूरी वैल्यू पे टैक्सेस दे रहा हूं तो देन व्हाई, जब पूरी कॉम्पोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी क्रिस्टलाइज हो रहा है, देन व्हाई टू मेक दीज डिविएशन। तो बट दिस इज द लॉ एज ऑफ नाउ, तो हम लोगों को इसके अंदर करना पड़ेगा। और सो विद दिस आई क्लोज माय डेलिब्रेशन जो मुझे डिस्कस करना था, एंड नाउ वी हैव टाइम टू डिस्कस। सो अगर किसी की क्वेरीज है तो आई वुड रिक्वेस्ट देम टू काइंडली अनम्यूट देमसेल्व्स and then we can take the queries. Rather than posting on the chat box, it will be better if they can unmute and we can discuss it on video platform itself. अरुण जी, हाँ जी सर। सर मेरी ये क्वेरी है रिलेटिंग टू रिफंड ऑफ सेस ऑन कोल। आपने बताया कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड से बाहर कर दिया है कोल को। हाँ जी। तो अब मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मैं एक्सपोर्टर हूं, तो कोल मेरा रॉ मटेरियल है और मैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करता हूं, तो मैं एक्सपोर्ट वाला रिफंड ले सकता हूं अक्यूमुलेटेड हाँ जी, हाँ आईटीसी जी, का सिर्फ सेस जो का? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिस्ट्रिक्शन, अच्छा, मतलब मेरे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड है 2 कैटेगरी के होते हैं, ईदर इट इज एक्सपोर्ट्स और इट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो रिस्ट्रिक्शन इज ओनली फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट में नहीं है। और एक्सपोर्ट पे कर देंगे तो सर ह्यू एंड क्राई मच जाएगा। राइट। कंफ्यूजन इसलिए आया क्योंकि वहां शायद सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 लिखा था जिसके अंदर दोनों ही रिफंड कवर होते हैं। Sir, I will re-verify it, but to my understanding, it is only inverted duty structure. थैंक यू सर। Sir, please sir, आप अपने आप unmute करके करेंगे तो better रहेगा, rather than me pointing out anyone. सर आपकी ये प्रेजेंटेशन मिल सकती है दैट? Sir, I will share it across with the team. सर प्योर सर्विसेज वाले नोटिफिकेशन में कोई चेंज है या नहीं है? किसके अंदर सर? प्योर सर्विसेज नहीं सर, उसमें कोई चेंज नहीं। कपिल जी ने एक हाथ रेस किया हुआ है, कपिल जी।
Sir, if nobody has any query, then I think we can wind up the session. Any question, please? Further question? तरुण जी, एक मेरा प्रश्न है। हाँ जी सर। ये जो फूड आइटम्स पे आया है, इसमें एक लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, दूसरा फूड एंड सेफ्टी है, दो एस्पेक्ट है। तो अब जो लोग लूज भी बेचेंगे वहां पर फूड एंड सेफ्टी आइटम्स लगे हुए हैं और लेबल्ड एंड नॉट लेबल्ड वर्ड भी यूज्ड है। अब सवाल इस चीज का है कि कोई आदमी अगर अपने यहाँ डिलीवरी दे रहा है, अभी तक प्लास्टिक पैक वैसे तो बंद है, लेकिन चलिए प्लास्टिक पैक में दिया उसने, अब फूड एंड सेफ्टी के हिसाब से वो पेट दे नहीं सकता है, जैसे मिल्क ले लीजिए, आप वो ले लीजिए, कुछ ऐसे आइटम्स हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? नहीं सर, वो तो फिर दूसरी एक्ट की नॉन कंप्लायंस होगी। जीएसटी एक्ट ने तो बहुत सिंपलीफाई कर दिया, उसने बोला कि इफ इट इज प्री पैकिंग यानी प्री शिपमेंट क्वांटिटी एंड इट इज 25 लीटर्स, तो आपको जीएसटी पे whether you declare or you do not declare, it is not जी। आपने एफएसए एक्ट का नॉन कंप्लायंस किया है, तो दैट इज नॉट हैम्परिंग टैक्सेबिलिटी अंडर जीएसटी। यहाँ तो उन्होंने बहुत सिंपल कर दिया, दो चीजें चेक करो, टैक्स पे करो। चलिए ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिस्की यूं हो जाता है कि लोगों को हेलो। हाँ जी सर। थोड़ा सा रिस्की यूं हो जाता है कि जब वहां पे जाएगा कोई विजिट करने जाएगा डिपार्टमेंट का पर्सन, तो वो उसको डिफरेंट ढंग से व्यू करेगा। ये प्रॉब्लम होगी कि दिस शुड फॉल इनटू जीएसटी लेवल और इट डज नॉट फॉल। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ओपन जाते हैं, फिजिकली पर्सन इज प्रेजेंट, देन जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। ये फंडामेंटल लूज का है। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। जी बताइए, और कोई क्वेश्चंस प्लीज? अच्छा, एक मैंने आपसे और जिक्र किया था। हाँ जी सर। अब ये रजिस्ट्रेशन बहुत छोटे छोटे लोगों पर भी अप्लाई हो जाएगा? क्यों? आइटम्स जो हैं, एक तो थ्रेशोल्ड वाला एस्पेक्ट है। हाँ जी। और थ्रेशोल्ड में वो क्या है, इंटरलिंक्ड आइटम्स हैं बहुत सारे, जो फूड आइटम्स हैं, ग्रेन्स हैं। उस केस में तो ये क्या होगा कि बॉर्डर लाइन, बहुत सारे केसेस बॉर्डर लाइन आते हैं। तो सेफ साइड ये है कि उनको एडवाइजरी करे कि भाई आप लेकर रखो, अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो ये आएगी कि ये जितने भी किराना वाले लोग, ग्रोसर्स हैं छोटे, जैसे मार्केट साइड में, चूंकि हमें एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हूँ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार के पास, इतनी क्वेरीज है प्रोजेक्ट कि सब होता है, कभी 27 लाख 37 लाख हो गई, 35 लाख हो गई, और तो उसको हर आदमी उसमें कोशिश करेगा। तो वो सारे के सारे जो एस्पेक्ट हैं उसमें ये भी आएगा कि सब सेफ साइड में क्या रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, ये पॉइंट। Once you are registered under the GST law, फिर वो सारी compliance का burden बहुत acute हो जाएगा। और सर अगर हम आप और मैं दोनों समझते हैं कि 40 लाख की सेल में आज होता क्या है, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें अच्छा नहीं, अगर इनकम देखें तो हम फिर आप बात करते हैं 6% 8% की, तो 40 लाख का वाला आदमी तो खाने पीने लायक भी नहीं है। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई कंप्लायंस आ गई या उसको एक नोटिस जाता है, देन ही इज नोवेयर। मतलब हम लोग भी रियल पोजीशन इज वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू सपोर्ट देम आल्सो। सर वो पॉइंट समझ गया, लेकिन इफ वी एडवाइज देम टू टेक रजिस्ट्रेशन ऑन द सेफर साइड, तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस है देन दे विल हैव टू मेंटेन ऑल द जीएसटी अकाउंट्स एंड सी स्टॉक लेवल इन्वेंटरी, सो दैट विल बी मोर टीडियस। So we have to make sure that they do not cross the threshold of 37-38 lakh rupees. That is right. Margin of 2 lakh with us. नहीं, वो तो फिर एडवाइजरी हो जाए कि भैया 2-3 पैन पे चले जाओ। घर परिवार में अगर है तो। Yes. जी, थैंक यू।
थैंक यू जी। लोकेश जी, तरुण जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातें कही और मेरे ख्याल से स्कोप नहीं रखा, जबकि इस जीएसटी अमेंडमेंट के साथ बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, सदन के अंदर भी चल रही है, सदन से बाहर भी चल रही है, लेकिन तरुण जी ने अपनी बात बिल्कुल सीधे रास्ते से बता दी, ऐसे चलो और यही लॉ है। सर लोकेश जी ने बोला था ज्यादा ज्ञान है, उल्टा है सर, जब कम ज्ञान होता है तो कम बातें ही बोली जाती है। इट इज नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, इट इज जस्ट टू जो कंसेप्ट है जो मैं अपनी टीम को पास ऑन कर रहा हूँ, बस वही मैंने यहाँ पे पास ऑन किया। अदरवाइज इसको कॉम्प्लिकेट, रेजिडेंशियल वाले को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया लोगों ने, आई कांट टेल यू, ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा। हाँ, वो मतलब इतनी बड़ी चीज नहीं है, हालांकि ये तो हाइप तो काफी हो गया। हमने देखा 194R और इधर जीएसटी दो, मतलब हाइप पे चल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि देश इधर से उधर हो जाए। यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच लोकेश जी। थैंक यू तरुण जी, थैंक यू सो मच। एज यूजुअल आपका बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन रहा और बहुत सिंपल टर्म्स। सबसे अच्छी बात क्या होती है आपके साथ कि आप जो चीजें समझाते हैं बड़े सिंपल टर्म्स में समझाते हैं, तो जो हमारे जैसे इतने ज्ञानी नहीं है जीएसटी के अंदर, उनको भी सारी बातें समझ में आ जाती है, तो इट रियली हेल्प्स। तो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम गिवन एंड द वे यू हैव एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स टू आवर मेंबर्स। एंड अगर अब और कोई क्वेरीज नहीं है तो फिर हम आगे जाएंगे तरुण जी को धन्यवाद के साथ कि किसी की कोई क्वेरी है तो दे कैन आस्क, राइट? आई थिंक देयर इज नो क्वेरी। क्वेरी नहीं है, लेकिन मैं भी बोलना चाहूंगा, मैं भी जीएसटी में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं मुंबई से हूँ, अशोक शर्मा, लेकिन जिस तरह से इन्होंने समझाया ना, रियली इट वाज टू क्लियर, ऐसा बहुत अच्छी तरह से समझाया। जो जैसा मैंने कह रहा था, मैंने तो न कुछ ये पढ़ा है न कुछ कहीं पहले सुना है, लेकिन इन्होंने बहुत ही सरल ढंग से समझाया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अशोक जी, हम लोगों के प्रोग्राम में आ जाते हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है, और पहले भी आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। नो अच्छा है सर, ये अपॉर्चुनिटी है सर। हम पढ़ तो नहीं पाएंगे, इतना सुन तो जरूर सकते हैं। नहीं, क्योंकि बहुत अपने का आप आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आशीर्वाद बेकर जाता है ऊपर से। नितिन जी की कृपा है, वो भेज देते हैं इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, I think there are no more questions. So thank you Tarun ji once more for giving so much time to us whenever we call you. So thank you so much for this session, and we will be calling it a day, and then of course we'll keep on calling Tarun ji for more such sessions, क्योंकि गवर्नमेंट भी चेंजेस लाती रहेगी और हमें तरुण जी की जरूरत पड़ती रहेगी उन सब चेंजेस को समझने के लिए। So thank you once again. और गॉड साहब का भी धन्यवाद कि वो हमेशा हमें समय देते हैं और हमारे जो सेशन के अंदर चार चांद लगाते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच गॉड सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो विल बी क्लोजिंग द सेशन नाउ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो आपके वो सानिध्य में चलता रहेगा ना ये सारे प्रोग्राम, तो आपकी वो साथ चाहिए हमेशा हमारे को, तो चलते ही रहेंगे अच्छे प्रोग्राम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।